तो लास्ट क्लास में हमने नहीं लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक्स करे थे। रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन हम कर रहे थे। आज की क्लास में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे: इक्विवेलेंस क्लास, कोसेंट सेट, फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस, काउंटिंग ऑफ फंक्शन, काउंटिंग ऑफ रिलेशंस। तो ये हम बेसिकली आज की क्लास में टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आई थिंक लास्ट क्लास में हमने रिलेशन कवर करा था, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है ना? लास्ट क्लास में सिमेट्रिक रिलेशन करा था, नहीं करा था? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो अभी जो है असिमेट्रिक रिलेशन से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। असिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो एक रिलेशन, शायद ये करा दिया था कि नहीं पता नहीं, बट अगर कराया भी था तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है ना? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, है ना? ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी क्या? असिमेट्रिक रिलेशन। असिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए कब होता है असिमेट्रिक रिलेशन? इफ ए आर बी इम्प्लाइज, या ऐसे लिख दो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए डजन बिलोंग टू आर। तो वही बात है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये नहीं रिक्वायरमेंट है कि हमेशा ए बी से रिलेटेड हो ही। ये कह रहा है कि अगर ऐसा है तो, समझ रहे हो? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, दैट इज, ये कह रहा है कि अगर ए इज रिलेटेड, इफ ए इज रिलेटेड टू बी बाई आर, मतलब रिलेशन आर से, तो बी इज नॉट रिलेटेड टू ए बाई आर। ये है कहने का मतलब, समझ रहे हो? अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। बार बार आप लोग एक गलती कर रहे थे, लास्ट वाली क्लास में मैंने ऑब्जर्व किया। आप गलती क्या कर रहे थे कि आप हमेशा ये देखने की कोशिश कर रहे थे, और आप हमेशा इनफैक्ट ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि ए बी से रिलेटेड होना ही होना चाहिए हर ए बी के लिए। ऐसा कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है असिमेट्रिक में। असिमेट्रिक में रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर है कि नहीं? अरे मैं भी तो अच्छा ही करा रहा हूँ शांतनु। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है समझ में? जे दास कह रहे हैं कि क्या एम्प्टी रिलेशन असिमेट्रिक है? तो हाँ है, एम्प्टी रिलेशन असिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि ए कॉमा बी अगर उसमें कोई भी है, अगर है, तो बी कॉमा ए कभी उसमें नहीं आ सकता। ठीक है ना? क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है? उत्कर्ष कह रहे हैं कि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक एग्जाम्पल समझा दीजिए। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड ना हो? नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जैसे मैं रिलेशन डिफाइन करूं सेट ऑफ रियल नंबर पे कि ए बी से रिलेटेड होगा अगर ए बी से छोटा हो। सेट ऑफ रियल नंबर पे रिलेशन डिफाइन करो कि ए बी से रिलेटेड होगा अगर ए बी से छोटा हो, तो कोई भी रियल नंबर अपने आप से रिलेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी रियल नंबर अपने आप से छोटा नहीं होता। ठीक है ना? तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन हो जाएगा? इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? आई बात समझ में? तो ये है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि क्या आइडेंटिटी रिलेशन होगा? राहुल शायद पूछना चाह रहे हैं कि क्या आइडेंटिटी रिलेशन भी असिमेट्रिक होगा? आइडेंटिटी रिलेशन असिमेट्रिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें बाय डेफिनेशन हर ए कॉमा ए है,
तो अगर ए कॉमा ए आपने उसमें ले लिया और उसको आपने मान लो एक्स वाई बोल दिया, तो वाई एक्स भी ए कॉमा ए ही आएगा जो कि उसमें ऑलरेडी है। ठीक है ना। तो एम्प्टी रिलेशन जो है, अब राहुल का क्वेश्चन है कि क्या एम्प्टी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है। एम्प्टी रिलेशन अगर नॉन एम्प्टी सेट पे लोगे तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, लेकिन एम्प्टी रिलेशन अगर सेट एम्प्टी पे लोगे तो वो भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ठीक है। अगर ए एम्प्टी सेट है तो उस पे एकमात्र रिलेशन एम्प्टी रिलेशन बन पाएगा जो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। साइड हो जाते हैं, ये लो लिख लो। ठीक है ना। एक रिलेशन आर को जो कि सेट ए पे डिफाइंड है उसको असिमेट्रिक तब कहते हैं जब जब भी ए बी से रिलेटेड हो तो बी ए से रिलेटेड ना हो। जैसे कि एग्जांपल सोचना, सपोज करो कि मैं एक सेट, मैं लिखा नहीं रहा हूं, बस इसको सोचो। हर चीज लिखने की नहीं होती है, थोड़ा समझने की भी होती है। तो इस पे विचार करो। मान लो मेरे पास एक सेट है जिसमें दुनिया के सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना, सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, और इस पे मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं कि ए बी से रिलेटेड होगा अगर ए बी के पिताजी हों। इफ ए इज फादर ऑफ बी, ए विल बी रिलेटेड टू बी इफ ए इज फादर ऑफ बी। तो ये रिलेशन एक असिमेट्रिक रिलेशन हमेशा होगा, मतलब होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर ए बी के पिताजी हैं तो बी कभी ए के पिताजी नहीं हो सकते हैं, है ना। इफ ए इज फादर ऑफ बी देन बी कैनॉट बी फादर ऑफ ए। तो इसलिए ये रिलेशन जो है असिमेट्रिक रिलेशन है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर कि असिमेट्रिक रिलेशन का तात्पर्य यह है कि जब भी ए बी से रिलेटेड हो तो बी ए से रिलेटेड ना हो, है ना। आई बात समझ में? सृष्टि का कहना है कि सर ये फॉर ऑल ए बी के लिए है। देखो पता नहीं क्यों आप लोग क्या ढूंढना चाह रहे हो। फॉर ऑल ए बी कहाँ लिखा हुआ है ये बता दो मुझे। ये बस इतना कह रहा है कि अगर ए बी से रिलेटेड, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये अंग्रेजी। ये बेचारा केवल इतना बड़ी मासूमियत से कह रहा है कि भैया अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। इसमें फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट ये सब करने की क्या जरूरत है। ठीक है ना। अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। अगर है, अगर ए बी से रिलेटेड है, कहीं भी अगर ए बी से रिलेटेड दिखा तो बी को ए से रिलेटेड होना चाहिए। सॉरी, बी ए से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मैं शायद बार बार होना बोल रहा हूं, नहीं होना चाहिए। असिमेट्रिक पढ़ रहे हैं ना हम, सिमेट्रिक में होना चाहिए था, यहां नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। इज नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली बात केवल इतनी है कि जब भी ये हो तो ये हो, मतलब जब ए बी से रिलेटेड हो तो बी ए से रिलेटेड ना हो, है ना। इसमें फॉर ऑल की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं कह रहा, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि ए बी से रिलेटेड होना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर ए बी से रिलेटेड हो तो बी ए से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा हूं मैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ही बता दिया आपको। और अगर लिखने की बात की जाए तो मान लो मैंने सेट ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स, और मान लो मैं उस पर रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ कि भैया ए रिलेटेड होगा बी से, मतलब ए कॉमा बी आर में आएगा, रिलेटेड होगा ए बी से अगर अगर ए स्क्वायर में बी स्क्वायर जोड़ दो तो इवन आ जाए, है ना। ए स्क्वायर में बी स्क्वायर जोड़ दो तो इवन आ जाए। तो क्या मैं जानना चाह रहा हूं क्या ये रिलेशन असिमेट्रिक है? क्या ये रिलेशन असिमेट्रिक है? तो आप ये देखो कैसे पता चलेगा कि असिमेट्रिक है या नहीं है। तो आप जो है भाई पहले मान लो कि ए बी से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इवन होगा। अब अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इवन है तो ऑटोमेटिकली बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी इवन हो ही जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। इसका मतलब बी कॉमा ए आर में आ ही जाएगा। तो आप कह रहे हो कि जब भी ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए आर में आ ही आ रहा है, इसका मतलब आर असिमेट्रिक नहीं है, इज नॉट असिमेट्रिक। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे रिलेशंस आप बना सकते हो। आगे चलते हैं ऐसे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज
कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिएगा। आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर हो। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, फिर से सुनिएगा। रिलेशन आर, है ना, क्या होता है, एक रिलेशन कोई भी, रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी व्हाट, एंटी सिमेट्रिक। क्या कहलाएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन is said to be anti-symmetric relation if what, if a comma b belongs to R and b comma a belongs to R implies a बराबर b। क्या इंप्लाई कर दे, a बराबर b। मतलब अगर a b से रिलेटेड हो और b भी a से रिलेटेड हो तो आपको इंप्लाई हो जाना चाहिए कि a बराबर b है। मतलब बिना a और b के बराबर हुए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि a भी b से रिलेटेड हो और b भी a से रिलेटेड हो, है ना। तो ए बी से रिलेटेड हो और बी ए से रिलेटेड हो, ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी बराबर हो जाए। ऐसा कोई रिलेशन है तो उसको बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है ना, आई बात समझ में। खुश रहो सचिन, ठीक हो बेटा। क्या पूछ रहे हो, आपकी किसकी क्लास नहीं हुई, केशव सर की क्लास नहीं हुई, शुभम पूछ रहे हैं। कोई इशू रहा होगा बेटा, कोई क्या नाम है, दिक्कत हुई होगी, कोई समस्या हुई होगी जिस वजह से नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, मेरी भी क्लासेस आपको शायद अपडेटेड प्लानर मिल गया होगा। मेरी क्लासेस अब आपको जून तक दो दो क्लासेस ही होंगी वीक में। मेरी मंडे और ट्यूसडे आई थिंक क्लास है। जैसा आप लोग भी कह रहे थे कि क्या नाम है, 3-3 घंटे क्लासेस हो जाती हैं, सिलेबस तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी सिलेबस ख़त्म करने का विशेष फ़ायदा कुछ होगा नहीं। तो क्योंकि वही है ना कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करते रहोगे और पहला पता चले हम सिलेबस ख़त्म कर दे, उसके बाद तुम केवल हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। तो इसलिए हमने थोड़ा सा क्लासेस का संख्या कम कर दिया है। ठीक है ना। तो मेरी क्लासेस वीक में 2 दिन ही हुआ करेंगी जून तक। ठीक है ना, केवल मंडे और ट्यूसडे। तो उसके बाद 3 दिन आप जो है बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ो और आपको डीपीपी करने का पूरा समय मिलेगा और आपको जो है अपनी रिवीजन करने का पूरा समय मिलेगा। कॉलेज में भी आपको आई थिंक थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना। और फिर भी सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, मतलब सितंबर तक आई थिंक तब भी सारा का सारा कवर हो जा रहा है। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना है। और इसके साथ ही अगर पहले से भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो ना, बस डीपीपीज और जो पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज हैं वो करते रहो, तो तगड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। बस इस पे ध्यान दो, बस समय ऐसे निकल जाता है, साल भर पता नहीं चलता है, ये दिक्कत होती है सबसे बड़ी। आप जो है क्या करते रहते हो, इकट्ठा करते रहते हो, इकट्ठा करते रहते हो, सोचते हो अब क्वेश्चन करेंगे, अब क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर लास्ट टाइम पे कुछ नहीं कर पाते हो, इसलिए। ठीक है ना। इस बीच प्रैक्टिस सेशन करवा दूं, प्रैक्टिस सेशन के लिए क्या करवाऊं, आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डीपीपीज में सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, है ना। और अभी जब टॉपिक खत्म होंगे तो मैं खुद ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। डीपीपी सॉल्व नहीं हो रही हैं तो डीपीपीज के सॉल्यूशंस भी दिए हैं ना, उनको तो देखो। नहीं समझ रहे हो, डीपीपीज के सॉल्यूशन देख के पहले ट्राई तो करो, फिर हम कराएंगे आपको ना क्वेश्चंस। ठीक है। अनीस कह रहे हैं कैसे काउंट करेंगे, अभी काउंटिंग आएगा बेटा, थोड़ा थोड़ा इंतजार करो। कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, होने में दिक्कत हो रही है, आंसर नहीं आ रहा है, सब सब नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि केवल तुम्हारे साथ हो रहा है, जो महान गणितज्ञ बने हैं उनके साथ भी हो रहा है और आज तक भी होता रहा है, होता आ रहा है, उनके साथ होता रहेगा सारा जीवन। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जो हमसे नहीं हल हो रहे होंगे, पर उनको जो है सॉल्व करने की कोशिश में लगे रहो, नए नए तरीके उसमें लगाते रहो। हो सकता है ऐसे हो जाए, हो सकता है ऐसे हो जाए, हो सकता है वैसे हो जाए, जितने तरीके ट्राई कर सकते हो ट्राई करो। ठीक है ना। सॉल्यूशंस नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, मैं डीपीपी डिस्कशन भी करा दूंगा। प्रैक्टिस क्लासेस बीच बीच में रखी तो हैं, कहाँ नहीं रखी हैं। हर वीक में जैसे पहले एक प्रैक्टिस क्लास थी, इसमें आई थिंक मतलब हर 4 क्लास के बाद शायद प्रैक्टिस क्लास रखी होगी। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस क्लास हटा दी होगी, समझ रहे हो ना। जैसे पहले 4 के बाद 5वीं प्रैक्टिस क्लास थी, अब आई थिंक यहाँ पे 4 क्लास के बाद फिर 5वीं प्रैक्टिस क्लास है। बस ये है कि वीक में 2 क्लासेस हो रही हैं, तो प्रैक्टिस क्लास आपकी 2 वीक के बाद होगी, बट प्रैक्टिस क्लास तब भी है, प्रैक्टिस क्लास हटी नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हो। पहले क्या होता था, मंडे टू फ्राइडे क्लास, मंडे टू थर्सडे क्लास होती थी, उसके बाद फ्राइडे क्या नाम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस या डीपीपी डिस्कशन होता था। अब 4 दिन क्लास होगी, 5वें दिन हो जाएगा वही चीज, ठीक है ना। हाँ, तो ये देखो एंटी सिमेट्री का मतलब है अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है तो ए और बी बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। ए और बी क्या होने चाहिए, बराबर। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये रिलेशन में डिफाइन करता हूं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल के लिए ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइन अ रिलेशन, ध्यान से सुनना, डिफाइन अ रिलेशन आर एज, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ए रिलेटेड होगा बी से अगर ए बी को डिवाइड करे, इफ ए डिवाइड्स बी, इफ ए डिवाइड्स बी। अच्छा, ए डिवाइड्स बी का मतलब क्या होता है, जब मैं कहता हूं ए बी को डिवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब है। जब मैं कहता हूं कि ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब क्या है, ए डिवाइड्स बी का मतलब है कि बी जो होगा वो ए इंटू सम सी टाइप का होगा, जहां सी कोई नेचुरल नंबर है, समझ रहे हो। क्या होगा, ये होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैं ए को ले लेता हूं 2 और बी को ले लेता हूं 6, तो आप जानते हो कि ए मतलब 2 डिवाइड करता है 6 को। क्यों करता है, क्योंकि 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, तो यहां सी की जो वैल्यू है वो 3 हो गई, ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 6 हो गई। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर मैं कह रहा हूं कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब बी ए का मल्टीपल होगा। अगर मैं कह रहा हूं ए बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब बी जो है वो ए का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। क्लास कितने बजे खत्म होगा पूछ रहे हैं, 9 बजे तक खत्म होगा बेटा, ठीक है ना। हो सकता है 9:15 भी हो जाए। सो डिफाइन रिलेशन आर ऑन आर एज दिस। अब देखना, मैं दिखाने वाला हूं कि ये रिलेशन एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कैसे दिखाते हैं, कंडीशनल है ये। क्या, कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है तो दिखाओ कि ए बराबर बी होगा। ये दोनों अगर होल्ड करते हैं तो आपको दिखाना ये तभी होल्ड करेंगे जब ए बराबर बी हो, ठीक है ना। तो इधर देखते हैं, सो मान लो ए रिलेटेड विद बी है और बी रिलेटेड विद ए है। ए रिलेटेड विद बी की डेफिनेशन क्या है भैया, कि ए डिवाइड्स बी, सो ए डिवाइड्स बी। और बी रिलेटेड विद ए का मतलब क्या है, कि बी डिवाइड्स है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं, ध्यान से समझना, एक एक लाइन, ठीक है। किसी को एंटी सिमेट्रिक दिखाना है तो ये मान के चलना है, ये मान लेना है, मान लो क्या, कि ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है, और ये प्रूव करो, ये प्रूव करो। प्रूव क्या करना है, कि ए बराबर बी, ये मान के, ये पूरा चीज मान के ये चीज प्रूव करना है। तो मैंने मान लिया है कि ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है, मुझे बस दिखाना है कि ए बराबर बी है। अब ए बी से रिलेटेड डिफाइन कैसे किया है वो भी तो देखो। ए बी से रिलेटेड तब बोला है जब ए बी को डिवाइड करे, है ना। तो ऐसे ही बी ए से रिलेटेड कब होगा, जब बी ए को डिवाइड करे, है ना। तो ए बी को डिवाइड कर रहा है मतलब बी ए का मल्टीपल होगा, मतलब ए इंटू कुछ C1 टाइप का हो जाएगा। और ऐसे ही बी ए को डिवाइड कर रहा है तो ए बी का मल्टीपल होगा, तो मान लो कुछ बी इंटू C2 हो जाएगा।
अब अगर मैं ये ए की वैल्यू यहां पुट कर दूं, ये वाली ए की वैल्यू यहां पुट कर दूं, तो बी बराबर हो जाएगा आपका बी सी वन सी टू। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर अगर मैं बी कॉमन ले लूं तो 1 माइनस सी वन सी टू बराबर हो जाएगा 0। लेकिन यहां पे ए बी सी वन सी टू सब क्या है? नेचुरल नंबर है। तो अगर b इंटू में 1 माइनस सी वन सी टू 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस सी वन सी टू को 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि b तो नेचुरल नंबर है, 0 नहीं हो सकता। और 1 माइनस सी वन सी टू 0 होने का मतलब हुआ सी वन सी टू 1 है, जहां सी वन सी टू क्या है? नेचुरल नंबर्स है। अब बेटा दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 1 कब आएगा? जब दोनों ही 1 हो। दोनों ही क्या हो? 1 हो। अब a किसके बराबर था? a बराबर था b इंटू सी टू के, लेकिन सी टू की वैल्यू क्या आ गई? 1। a किसके बराबर हो गया? b इंटू वन के, मतलब a बराबर क्या हो गया? b। तो हमने माना था कि a b से रिलेटेड है और b a से रिलेटेड है, और ये यूज करके हम ये प्रूव कर पाए कि a बराबर b है। तो ये डेफिनेशन कहती है कि जब भी आप ये मानकर ये अगर आप प्रूव कर दें, तो ये रिलेशन R जो है वो क्या हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहां से अपने को पता चल गया कि R जो है वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। सो R इज एंटी सिमेट्रिक। आई बात समझ में? बोलो बोलो भाई, क्लियर है? अनुजा कह रही हैं डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अनुजा देखो, आप लोगों को जो है सभी बच्चों की आदत है, आपको केवल a बराबर b दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? केवल a बराबर b, बाकी चीजें शायद दिख नहीं रही हैं। हाँ, ये समस्या है एक्चुअली, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम कि आप केवल क्या बोलते हैं उसको, कम कैच करते हो। मतलब जितना इन्फॉर्मेशन दिया जाता है उसका थोड़ा सा हिस्सा बस कैच करते हो। बस बराबर दिख रहा है आपको कि हाँ आइडेंटिटी में भी सर ने कहा था ए बराबर बी होता है, यहाँ पे भी तो ए बराबर बी ही लिख रहे हैं, मतलब जरूर ये बराबर ही होता होगा, या नहीं होता होगा तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेशन पे बहुत ध्यान नहीं दे रहे आप लोग। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है भाई, ये बताओ? वही है ना, अपने से लिख भी लो अगर ना तो तुरंत समझ में आ जाए। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है इस पे बताना? 1 1 2 2 3 3, यही होता है आइडेंटिटी रिलेशन। मैं एक रिलेशन R1 लिख रहा हूं, 1,2 3,2 1,1। क्या R1 आइडेंटिटी रिलेशन है? हाँ जी, क्या R1 आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है ऑब्वियसली, आइडेंटिटी रिलेशन तो 1 1 2 2 3 3 है। क्या R1 एंटी सिमेट्रिक है? अविनाश बेटा रिपीट नहीं कर पाऊंगा, आप जो है रिवर्स करके दोबारा से देख लो। समझ रहे हो? आप जो है रिवर्स करके और दोबारा से देख लो सारा का सारा। एक ही चीज में बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा बेटा। एक लाइन मैंने एक एक लाइन आराम आराम से बोल के लिखाई है, उसके बाद भी अगर आप रिपीट कराओगे तो मैं फिर पूरा एक साल में केवल एंटी सिमेट्रिक ही समझा पाऊंगा तुमको। थोड़ा स्पीड भी रखनी है, थोड़ा समझाना भी है। अगर आपको दोबारा से वही चीज देखनी है तो अब यहाँ पे तो ऑप्शन है रिप्ले का, है ना, मैं ही दोबारा फिर से वही चीज बोल दूंगा। ठीक है, R1 आपको 1,2 3,2 1,1 लिया है। ये रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है, R1 इज नॉट आइडेंटिटी। साफ साफ दिख रहा है आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन इस सेट पे 1 1 2 2 3 3 होता है। R1 क्या एंटी सिमेट्रिक है? है। कैसे है? क्योंकि नहीं होता तो आप ऐसे ए और बी ढूंढ पाते कि बिना ए और बी बराबर हुए ए भी बी से रिलेटेड होता और बी भी ए से रिलेटेड होगा। नॉट सिमेट्रिक कब होगा, नॉट एंटी सिमेट्रिक कब होगा, ये बताना मुझे। ये बहुत आवश्यक चीज है। आप नेगेशन भी समझो, नेगेशन कि भैया आर नॉट एंटी सिमेट्रिक कब होगा, आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक कब होगा। ऐसा क्या हो जाए कि आप बोल दो कि एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ऐसा क्या हो जाए कि आप बोल दो कि आर एंटी सिमेट्रिक नहीं है, कब होगा ऐसा? तो आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ
आपको ऐसा मिल जाए, देर एग्जिस्ट, ऐसे मिल जाए, देर एग्जिस्ट मतलब ऐसे मिले, है ना, ऐसे अस्तित्व में हो क्या, ए और बी, कहां, ए में, कैसे, कि ए बी के बराबर ना हो परंतु ए कॉमा बी भी आर में हो और बी कॉमा ए भी आर में हो। केवल यही एक परिस्थिति है जिसमें रिलेशन नॉट एंटीसिमेट्रिक होगा। अगर मुझे किसी रिलेशन को नॉट एंटीसिमेट्रिक दिखाना है तो याद रखना, ये आगे से याद रखना, भूलना नहीं है कि एक रिलेशन एंटीसिमेट्रिक तब नहीं होगा जब कम से कम ऐसे दो एलिमेंट आप ढूंढो ए और बी, जहां ए बी के बराबर ना हो, है ना, लेकिन ए भी बी से रिलेटेड हो और बी भी ए से रिलेटेड हो। बिना ए बी के बराबर हुए ए भी बी से रिलेटेड हो जाए अगर, और बी भी ए से रिलेटेड हो जाए, किसी भी ए और बी के लिए, सबके लिए नहीं, किसी भी पेयर ऑफ ए और बी के लिए अगर ऐसा, किसी भी पेयर ऑफ ए और बी के लिए अगर ऐसा हो जाए तो वो रिलेशन एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब यहां पे देखो, जो हमारा यहां पे रिलेशन है, यहां पे एक एक पेयर के लिए चेक करते हैं, एक एक पेयर के लिए। नॉट आइडेंटिटी तो क्लियर है, एक एक पेयर के लिए तो यहां ए और बी लिखना है मुझे। पहला पेयर आया मेरा 1,2, ठीक है ना। अब इसका बी ए क्या बनेगा, बी ए बनेगा 2,1, ऐसे समझना। ए कॉमा बी है मेरा अगर 1,2, तो बी कॉमा ए क्या है 2,1। ये रिलेशन में है, हाँ है। क्या 2,1 रिलेशन में है, क्या 2,1 R1 में है, नहीं है। तो अगर a कॉमा बी R1 में हो और b कॉमा ए R1 में ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आपको a बराबर b नहीं चेक करना है, a बराबर b केवल किन के लिए चेक करना है, a बराबर b केवल उनके लिए चेक करना है जिसमें a कॉमा बी भी R में हो और b कॉमा ए भी R में हो। दोनों में से कोई एक नहीं है, दोनों नहीं है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। ऐसे अगर दूसरा पेयर आपका मान लो यही a कॉमा बी ये वाला लेता, मैं मान लो मैं लेता 3,2, तो अगर a कॉमा बी मैंने लिया होता मान लो 3,2, ये R1 में है, हाँ है, ये R1 में है। क्या b कॉमा ए भी R1 में है, व्हाट इज b कॉमा ए 2,3, क्या ये R1 में है, नहीं है। क्या ये R1 में है, नहीं है। तो नहीं है तो आगे नहीं बढ़ना है। अगर ये दोनों होते तो इनका बराबर होना जरूरी था, नहीं है। अगर a कॉमा बी है, b कॉमा ए नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे यहां पे देखो थर्ड वाले में अगर मैं a कॉमा बी को लिख दूं 1,1, तो ये कहां है, R1 में है। b कॉमा ए क्या बनेगा 1,1, वो भी कहां है, R1 में है। तो जब दोनों R1 में आ गए, a कॉमा बी भी R1 में आ गया, b कॉमा ए भी R1 में आ गया, तो a और b बराबर होने चाहिए। तो यहां आप देखो तो a और b दोनों ही 1 है, मतलब वो बराबर है। मेरी बात समझ में आ रही है। समझना यह है कि a कॉमा बी, b कॉमा ए जब दोनों रिलेशन में हो तब a और b का बराबर होना चेक करना होता है। एक हो दूसरा ना हो या दोनों ही ना हो तब चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये क्लियर है या नहीं। सृष्टि बेटा आप जो है देखो आप लोग अब थोड़े क्या बोल दूं मैं, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस बताइए, क्या डिफरेंस बताया उसमें, डेफिनेशन देखिए। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस बताइए। अरे भाई जो आइडेंटिटी रिलेशन को कंटेन करता है, अरे सबसेट वो रिफ्लेक्सिव होता है। या तो आप डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हो बिल्कुल, आप बस क्लास में आ जाते हो, जो मन में आ रहा है लिखे जा रहे हो, ये बता दो वो डिफरेंस बता दो वो डिफरेंस बता दो, इसका मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे हो कुछ। रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस बताऊं आपको, डेफिनेशन पता है रिफ्लेक्सिव की क्या होती है, आइडेंटिटी की क्या होती है। इसका मतलब सीधा है कि आप नहीं पढ़ रहे हो। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये डेफिनेशन ही नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब मैं बार बार वही डेफिनेशन फिर से पढ़ाता रहूं। हर क्लास में मैं फिर से वही पुराना सारा का सारा फिर से कराऊं एक बार। ऐसे तो फिर पढ़ चुके हो यार। ये फिर ये एटीट्यूड नहीं है जैम क्लियर होने वाला, ये तो फिर वो कॉलेज वाला एग्जाम क्लियर हो जाएगा बस तुम्हारा। इस एटीट्यूड के साथ जैम क्लियर नहीं हो सकता और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता बेटा।
थोड़ा सा अपने अंदर लाओ ये बात, कम से कम पीछे का तो पढ़ के आया करो। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चलो नहीं बताया है, तो मतलब बाकी रिलेशन फिर से मैं हर क्लास में भी बताता रहूं आपको, मैं हर क्लास में रिवाइज कराऊं पहले सारा का सारा डेफिनेशन फिर से, फिर तो वही क्लास चलती रहेगी साल भर, एक ही क्लास। एंटी सिमेट्रिक में मैं फिर से बोल देता हूं, एंटी सिमेट्रिक में जैसे इन्होंने पूछा था आइडेंटी एंटी सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है, तो तुम एक आइडेंटी रिलेशन लिखो, एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन लिखो, देख लो। आप डिफरेंस क्यों पूछ रहे हो, जो आपको क्या डेफिनेशन से ये पता नहीं चल पा रहा है कि क्या अलग है उसमें। आइडेंटी रिलेशन में भाई हर पेयर ए कॉमा ए आता है और कोई नहीं आता, इसका मतलब डेफिनेशन है ही नहीं दिमाग में ना, नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब डेफिनेशन दिमाग में है ही नहीं। ठीक है ना। यही सब करते रहो, यही साल भर करते रहो यहीं पे खड़े खड़े, फिर छोटी छोटी चीजें नहीं ग्रहण कर पा रहे हो तो बड़े बड़े कंसेप्ट क्या पढ़ोगे, अभी तो फिर हवाइयां उड़ जाएंगी तुम्हारी। जब ये सिंपल सी डेफिनेशन नहीं याद हो पा रही है तुमसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, एक बार लिख लो, कॉपी में कहीं जाकर के लिख लो, ये आइडेंटिटी है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है, सब लिख लो, एक बार पढ़ लो उसको। हर क्लास में बस वही चीज बार बार। आप अभी अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हो, ये रिलेशन मुझे समझाने के लिए मतलब यूजुअली क्या है कि डेफिनेशन लिखी है ना, ये पता चल जाना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है। ये सीधा सा कह रहा है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड है, तो ए और बी बराबर होने चाहिए। कब होने चाहिए ए और बी बराबर, कब चेक करने की जरूरत पड़ेगी, जब ए बी से रिलेटेड हो और बी ए से रिलेटेड हो तब। अगर ए बी से रिलेटेड है, बी ए से नहीं है, तो नहीं चेक करने की जरूरत है। ठीक है ना। अगर ए कॉमा बी नहीं है और बी कॉमा ए है, तब भी चेक करने की जरूरत नहीं है। दोनों नहीं है तब भी चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक करने की जरूरत इक्वलिटी कब है, जब ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों हो। ठीक है, आई बात समझ में, आई होप आ गया हो। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन आर ऑन ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। थोड़ा एटीट्यूड में बदलाव लाओ बेटा, नहीं तो फिर ऐसे ही यही यही सब करते रहोगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री की होता रहेगा साल भर तुम्हारा। रिलेशन आर ऑन ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव, कब होता है ट्रांजिटिव, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, implies ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये मेन टॉपिक नहीं है, इस पे इतना दिमाग मत लगाओ, इतना रिसर्च मत करो इस पे। डेफिनेशन याद रखना, बस काम चल जाएगा। ठीक है ना। जिसको गहराई से पढ़ना है वो पढ़ना, जब ग्रुप थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा ना प्रॉपर नंबर थ्योरी से, तो पढ़ना उसको गहराई से। ठीक है ना। अब इसमें इतना ज्यादा रिसर्च मत करो। ठीक है ना। नहीं यही करते रहोगे फिर इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर परेशान होगे। ठीक है। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड हो जाना चाहिए। फिर मैं बोल रहा हूं, ये सारी की सारी डेफिनेशन कंडीशनल हैं। अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तब चेक करना है कि ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है ना। जरूरी नहीं कि ए बी से रिलेटेड हो ही, और अगर ए बी से रिलेटेड है तो जरूरी नहीं कि बी सी से रिलेटेड हो ही। समझ रहे हो, जब ये दोनों हो तो ये होना चाहिए, ये दोनों हो और ये ना हो तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं है। आई बात समझ में। अगर ए बी से रिलेटेड हो और बी सी से रिलेटेड हो लेकिन ए सी से रिलेटेड ना हो किसी भी ए बी सी के लिए, तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है ना। आई बात समझ में। डेफिनेशन एक बार देख लो, लिख लो, या दो तीन बार पढ़ लो, अगर याद करना है तो क्लास में याद कर लो, जो भी हो मुझे बता दो।
ठीक है। तो अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बोला जाए, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं मैं, तो आप ऐसे समझ सकते हो। सोचना इस बारे में, लिखना नहीं होता सब कुछ, कुछ चीजें सोचनी होती है शांत दिमाग से, आंखें बंद करके। ठीक है। सपोज करो मेरे पास सेट है ए, जिसमें दुनिया के सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं। सेट ए इज कलेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं कि ए बी से रिलेटेड होगा अगर ए बी का भाई है। ठीक है ना। ए बी से रिलेटेड होगा अगर ए बी का भाई है। क्या बोल रहे हैं ये? सर किसी एक रिलेशन में नहीं हो तो वो ट्रांजिटिव होगा या नहीं, मतलब मैं इसका क्या मतलब हुआ? मतलब क्या हुआ इसका? ए कॉमा बी हो, बी कॉमा सी ना हो तो चेक नहीं करना है, और क्या? उस वाले के लिए चेक करो ना, चेक ही केवल उसके लिए करना है जिसमें ए कॉमा बी और बी कॉमा सी दोनों हो, तब चेक करना है ए कॉमा सी। बाकी मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस जब ये दोनों हो तब ये चेक कर लेना है, हो गया, खत्म कहानी। और क्या फिर उसमें सोचना ही क्या है? जब ये दोनों हो तो ये चेक करना है। अब इन दोनों में से कोई एक है, दूसरा नहीं है, या दोनों नहीं है, तो मुझे कोई मतलब नहीं बनता है, मैं उसको देखूंगा भी नहीं। मैं देखूंगा उसको जिसमें ये दोनों हो, तो मुझे ये चेक करना पड़ता है बस। ठीक है ना। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो जब भी ए कॉमा बी, बी कॉमा सी दोनों हो तो ए कॉमा सी चेक करना है। नहीं है, कोई एक नहीं है, दूसरा नहीं है, मुझे मतलब नहीं है उससे। ठीक है। आई बात समझ में? चेक ही केवल उन्हीं पेयर के लिए करना है, ट्रिपलेट्स के लिए, एबीसी के लिए। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जो मैं बता रहा हूँ उस पर चलते हैं। मान लो रिलेशन है कि भाई ए बी से रिलेटेड होगा अगर ए बी का भाई हो। तो अगर ए बी का भाई है, अगर बी सी का भाई है, तो जरूरी है ए सी का भाई हो। समझ रहे हो ना? ये अगर ऐसा हो गया हमेशा तो ट्रांजिटिव है रिलेशन। तो अगर ए बी का भाई है ना, और बी सी का भाई है, तो क्या ए सी का भाई होगा? जरूरी है। हाँ। कोई भी एक सेट कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो ट्रांजिटिव होगा। क्यों, ऐसा क्यों है भाई? कोई एक भी कर दे तो क्यों होगा? यहां जब भी का मतलब क्या है? कोई एक भी कर दे तो क्यों होगा भाई? यहां लिखा है अगर ये है तो ये होना चाहिए, तो यहां एक के लिए क्यों लिखा है क्या? अगर एक के लिए तो मैं ऐसे लिखता ना, कैसे लिखता? इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट ए बी सी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। क्या ऐसा कहीं लिखा है मैंने कि अगर एक भी ए बी सी ऐसे मिल जाए कि ए कॉमा बी आर में हो, बी कॉमा सी आर में हो, तो ए कॉमा सी आर में हो जाए? नहीं लिखा है। मैंने क्या लिखा है? जब भी ए कॉमा बी आर में हो और बी कॉमा सी आर में हो तो ए कॉमा सी आर में होना चाहिए। मैंने क्या बोला है कि जब भी ए बी से रिलेटेड हो और बी सी से रिलेटेड हो तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए, ये बोला है मैंने। एक के लिए नहीं कि बस तुम एक ढूंढ लो, हाँ सर इस सर ने बोला था ऐसा हो जाए तो बस मैंने ए बी सी ये ढूंढ लिया, ये लो, ऐसा नहीं। जब भी है ये, हमेशा जब भी ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए। फिर इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इंग्लिश में है। समझ रहे हो? इसका मतलब हुआ द प्रॉब्लम इज विद इंग्लिश। इंग्लिश को सही से नहीं समझ पाते हो। मैथ्स वाली प्रॉब्लम है ही नहीं है। मैथ्स वाली प्रॉब्लम होती है जब कैलकुलेशन ना आती हो। दिस इज प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश। ये सीधा बोल रहा है कि अगर ये है तो ये होना चाहिए, ये है तो ये होना चाहिए। ये नहीं बोल रहा है कि अगर कभी कभी ये हो जाए तो ये होना चाहिए, कुछ के लिए भी हो जाए तो ये होना चाहिए, ऐसा कुछ थोड़ी बोल रहा है। वो बोल रहा है जब भी ये हो, ये हो, ये होना चाहिए। ठीक है। मैं भी चुनाव वही कह रहा हूं, एटलीस्ट की जरूरत नहीं है बेटा। एटलीस्ट कहीं नहीं लिखा है मैंने कि एटलीस्ट एक एबीसी के लिए ऐसा हो। लिखा है क्या कहीं मैंने? हाँ, प्रोपोजिशनल कैलकुलस यूज करो, शांतनु सही कह रहा है। प्रोपोजिशनल कैलकुलस में बताओ ना, क्या स्टेटमेंट होती है इफ और देन वाली?
इफ दिस देन दिस, तो जब भी ये हो तो ये होना चाहिए। एटलीस्ट एक के लिए नहीं बोला मैंने कहीं, नहीं तो मैं देयर एग्जिस्ट लिख देता। एटलीस्ट और देयर एग्जिस्ट एक ही जैसे होते हैं, ठीक है ना। हाँ, मैं अब जो एग्जांपल बता रहा था वो एग्जांपल मैं भूल गया, क्या बता रहा था मैं। सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल ले रहे थे। यहाँ ए और बी है, ये इसका भाई है ना, भाई है ये, ठीक है। और बी का भाई कोई सी है मान लो, ठीक है। तो ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो क्या ए सी का भाई होना जरूरी हाँ बिल्कुल जरूरी है ना। ये भाई भाई है ना, बी और सी भाई हो गए। हो सकता है सी बहन हो सकता है बी सी की बहन हो सकता है यहाँ पे मैं कहता कि भाई क्या नाम है, बी जो है, ए अगर बी का भाई है तो हो सकता है बी ए की बहन हो, लेकिन मैं नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ मैंने बी को सी का भाई बोल दिया है, मतलब बी जो है मेल, मेल ही है ना। तो ए का भाई हो गया बी, सॉरी, बी का भाई हो गया ए, और सी का भाई हो गया बी, तो ए भी मेल हो गया, है ना। तो अगर ये सी का रिलेशन में है तो भाई ही होगा, है ना, बहन नहीं हो सकता ये। तो ए सी का भी भाई हो जाएगा, इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए सी का भाई होगा, ए सी का बहन नहीं हो सकता, ठीक है। आई बात समझ में, बोलो। बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़े से दिखने वाले एग्जाम्पल देखते हैं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो मैंने ए ले लिया सेट ऑफ इंटीजर, और मान लो मैंने रिलेशन डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया कि ए रिलेटेड होगा बी से अगर ए माइनस बी इवन हो, ए माइनस बी क्या हो, इवन हो, ठीक है ना। मैं जानना चाहता हूं क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो कैसे जानूंगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन पढ़ो। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए ये वाला मान लिया जाता है, ये मान लिया जाता है, और ये प्रूफ किया जाता है। क्या मान के, कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो प्रूफ क्या करना होता है कि ए सी से रिलेटेड है, समझ रहे हो। इफ के बाद वाला मान के देन के बाद वाला प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो इफ के बाद वाला ये है ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है, दिखाना है ए कॉमा सी आर में होगा। तो मान लेते हैं कि ए कॉमा बी आर में है ना। मान लेते हैं कि ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी भी आर में है, ठीक है ना। ए कॉमा बी आर में होने का मतलब हुआ ए माइनस बी इवन है। डेफिनेशन से, मैं नहीं बोल रहा, डेफिनेशन बोल रहा है। अगर ए बी से रिलेटेड है तो ए और बी का डिफरेंस इवन आएगा। और ऐसे बी कॉमा सी आर में होने का मतलब हुआ कि बी माइनस सी इवन है। मैं नहीं बोल रहा, ये रिलेशन बोल रहा है कि बी सी से रिलेटेड है तो बी माइनस सी इवन होगा। अगर ये इवन है तो इनका सम कर दूं अगर मैं, तो ए माइनस सी आ जाएगा, वो भी क्या होगा, इवन होगा। और अगर ए माइनस सी इवन है, इसका मतलब ए कॉमा सी कहाँ आ जाएगा, आर में आ जाएगा। तो आपने क्या दिखाया कि जब भी ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है, तो ए कॉमा सी भी आर में आ रहा है। इसका मतलब आर कैसा रिलेशन है, इसका मतलब आर कैसा रिलेशन है, आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है ना। क्लियर है। जब भी ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से रिलेटेड हो, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। अगर ए बी से रिलेटेड है,
हाँ, जैसे अंकित कह रहे हैं अगर ए बी से हो बी सी से ना हो तो मत चेक करो। ठीक है ना। बार बार ये डेफिनेशन कह रही है पर तुम उसको सुन नहीं रहे हो। बहुत सारे तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं, केवल डेफिनेशन ध्यान से शांत मन से पढ़ लो तो सारा जवाब दे रहा है। कह रहा है भैया अगर ये है तो ये चेक कर लेना बस। सीधा सा बोल रहा है, ये दोनों हो तो ये चेक कर लेना बस। तो तुम यही ना करोगे जो वो कह रहा है, जब ये दोनों हो तो ये चेक कर लेना। अगर ये दोनों हैं और ये नहीं आ रहा तो नहीं है ट्रांजिटिव, किसी भी एक के लिए अगर ऐसा हो गया तो। किसी भी एक ए बी सी के लिए अगर ये दोनों आ गए और ये नहीं आया तो नहीं है ट्रांजिटिव, खत्म कहानी। अदरवाइज जब भी ये दोनों हो तो ये होना चाहिए, है ना। सीधी सी बात है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be an equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। ठीक है ना। ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, उनको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है ना। जब सारे आइडेंटिटी हो तो ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव हो। ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस। ठीक है ना। जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं। मान लो ए अपना सेट ऑफ इंटीजर है और मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन ए। कैसे डिफाइन कर रहा हूं? कि भैया ए रिलेटेड होगा बी से अगर ए माइनस बी इवन आ जाए। अगर ए माइनस बी क्या आ जाए? इवन आ जाए। तो पहला चेक करते हैं क्या रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? रिफ्लेक्सिव का मतलब हुआ हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव माने क्या? रिफ्लेक्सिव मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव मतलब यहां लिखा देता हूं। रिफ्लेक्सिव मतलब हुआ कि ए कॉमा ए आर में आना चाहिए हर ए बिलोंग्स टू ए के लिए। ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, है ना, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। और तीसरा, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये तीन चीजें ध्यान में रखना, बाकी कुछ ध्यान रहे ना रहे, बस ये याद रहे। रिफ्लेक्सिव दिखाने के दिखाना पड़ता है हर ए के लिए ए कॉमा ए आर में है, मतलब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। सिमेट्रिक दिखाने के लिए दिखाना पड़ता है कि जब भी ए बी से रिलेटेड हो तो बी ए से रिलेटेड हो। फिर से मैं बोल दूं, हिंदी में बोल रहा हूं, ये कंडीशनल है। ये वाला भी कंडीशनल है, ये वाला भी कंडीशनल है। ये कहता है कि जब ए बी से रिलेटेड हो तब ए बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। हमेशा ए बी से रिलेटेड हो ही ये जरूरी नहीं है। जब ए बी से रिलेटेड हो तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है ना। और ऐसे ये वाला कहता है कि जब भी ए बी से रिलेटेड हो और बी सी से रिलेटेड हो तो ए को सी से रिलेटेड चेक करना है। ठीक है ना। जब ये दोनों हो तब तीसरा चेक करना है। आई बात समझ में? तो ऐसा अगर तीनों कोई है तो उसको हमारे यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं।
जैसे अगर मुझे यहां पे चेक करना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं, कैसे चेक करोगे इक्विवेलेंस है या नहीं? आप ये देखो क्या हर ए से रिलेटेड है? तो पहले ये समझो ना कि ए बी से रिलेटेड है कब। तो बेटा ए बी से रिलेटेड तब बोला गया है जब ए और बी का डिफरेंस इवन आ जाए। तो ए से रिलेटेड कब होगा? जब ए और ए का डिफरेंस इवन आ जाए। ए और ए का डिफरेंस है क्या? ए और ए का डिफरेंस है क्या? व्हाट इज डिफरेंस ऑफ ए एंड ए? ए और ए का डिफरेंस है जीरो। जीरो हमेशा क्या होता है? इवन इंटीजर। इसका मतलब ए रिलेटेड है ए से, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हो कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ए बी से रिलेटेड है तो मतलब ए को बी से रिलेटेड मान लिया जाता है और बी को ए से रिलेटेड प्रूफ करने की कोशिश की जाती है। अगर बी ए से रिलेटेड आप दिखा पाए जब भी ए बी से रिलेटेड है तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। अगर आपको पता चला नहीं नहीं ये कहीं गड़बड़ हो सकता है तो आप काउंटर दे देना कि भैया ए बी से रिलेटेड है बट बी नहीं है ए से रिलेटेड, तो वो हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक। ठीक है ना? तो मान लेते हैं, कहने का मतलब इसमें मान लेते हैं कि ए बी से रिलेटेड है और कोशिश करते हैं दिखाने की कि बी भी ए से रिलेटेड होगा। अच्छा अगर ए बी से रिलेटेड है इसका मतलब ए माइनस बी क्या होगा? इवन होगा। और अगर ये इवन है तो इसके आगे माइनस साइन अगर लगा दोगे तो वो भी इवन आएगा। किसी इवन इंटीजर का माइनस भी इवन होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका माइनस ए माइनस बी इवन हो गया। माइनस ए माइनस बी मतलब बी माइनस ए इवन हो गया। और अगर बी माइनस ए इवन हो गया इसका मतलब बी ए से क्या हो गया? रिलेटेड हो गया। है ना? ऐसे लिख लो। तो आपने दिखाया जब भी ए बी से रिलेटेड है, जब भी ए बी से रिलेटेड है तो आपने दिखाया कि बी भी ए से रिलेटेड आ रहा है, मतलब ये रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक भी हो गया। क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव कैसे चेक करोगे? मान लो ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है। ए बी से रिलेटेड होने का मतलब क्या हुआ? ए माइनस बी इज इवन। और बी सी से रिलेटेड होने का मतलब हुआ बी माइनस सी इज इवन। है ना? अब दोनों का सम कर दो तो ए माइनस सी भी क्या आ गया? इवन। और इवन का सम क्या आता है? इवन आता है ना? और ए माइनस सी अगर इवन आ गया मतलब ए सी से रिलेटेड हो गया। तो आपने दिखाया कि जब भी ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड आ रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है? आई बात समझ में? तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इसी तरीके से आपको दिखाना है। बहुत आसान होता है किसी को इक्विवेलेंस दिखाना या ना दिखाना। नहीं दिखाना है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से कोई भी एक ब्रेक करके दिखा दो कि हाँ ये वाला नहीं है। ठीक है? और अगर प्रूव करना है तो फिर डायरेक्टली जो है जो प्रोसेस है उसको करते जाओगे, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। कोई इसमें जादूगरी थोड़ी करनी है। ठीक है? बट थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई, इतना आसान भी नहीं है कि तुम फटाफट हवा में उड़ा दोगे सब कुछ। ठीक है ना? इट विल टेक टाइम, बट उतना भी नहीं जितना तुम सोच रहे हो। ठीक है ना? अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइन रिलेशन आर एज, कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि भैया ए रिलेटेड होगा बी से इफ एंड ओनली इफ ए इंटू बी इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ए इंटू बी क्या हो? ग्रेटर इक्वल टू जीरो।
मतलब नॉन नेगेटिव हो। मुझे पूछा ये गया है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है। चलो मैं रिफ्लेक्सिव पता करता हूँ पहले, क्या रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या ए से रिलेटेड है। कैसे देखोगे ए से रिलेटेड है या नहीं। व्हाट इज ए इंटू ए। भैया कैसे देखते हो ए बी से रिलेटेड है या नहीं, ए इंटू बी करके देखते हो। अगर ए इंटू बी नॉन नेगेटिव आया तो ए बी से रिलेटेड हो जाएगा। तो ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। और किसी भी इंटीजर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। इसका मतलब हुआ कि भैया ए से रिलेटेड है हर इंटीजर के लिए। और इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, है ना। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक तो मान लो ए बी से रिलेटेड है। ए बी से रिलेटेड होने का मतलब हुआ कि ए इंटू बी नॉन नेगेटिव आएगा। अच्छा ए इंटू बी और बी इंटू ए तो बराबर ही होते हैं ना। मतलब ये हुआ कि बी इंटू ए भी नॉन नेगेटिव आ गया। और अगर बी इंटू ए नॉन नेगेटिव आ गया इसका मतलब बी रिलेटेड हो गया ए से। तो आपने देखा जब भी ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड आ रहा है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। मतलब ये सिमेट्रिक हो गया, देयर फोर आर इज सिमेट्रिक। क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव। मान लो ए बी से रिलेटेड है और बी जो है वो सी से रिलेटेड है। ए बी से रिलेटेड होने का मतलब हुआ कि ए इंटू बी नॉन नेगेटिव है। और बी सी से रिलेटेड होने का मतलब हुआ बी इंटू सी नॉन नेगेटिव है। अब क्या यहां से कहीं से इंप्लाई हो रहा है कि ए इंटू सी भी नॉन नेगेटिव होगा, वो देखना है बस आपको। तो ए इंटू बी अगर नॉन नेगेटिव है और बी इंटू सी अगर नॉन नेगेटिव है तो ए और सी को मल्टीप्लाई करके नॉन नेगेटिव ही आएगा, क्या जरूरी है। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, है ना। गड़बड़ कहाँ होगी, अगर बी जीरो हो जाए। क्योंकि अगर बी जीरो हो गया तो ए पॉजिटिव हुआ तो ये जीरो आएगा। और अगर बी जीरो हो गया, सी अगर मैं नेगेटिव ले लूं तब भी ये क्या नाम है जीरो आएगा। इसका मतलब बी तो सी से रिलेटेड होगा, ए तो बी से रिलेटेड होगा, लेकिन ए सी से रिलेटेड नहीं होगा। अगर मैंने सी और ए को नेगेटिव साइन के ले लिए, अपोजिट साइन के, और बी को जीरो ले लिया, यहां से दिख रहा है ये। मान लो मैंने बी को ले लिया जीरो, ए को मान लो मैंने वन ले लिया, सी को ले लिया -1। तो जब आप ए इंटू बी करोगे तो आएगा जीरो, है ना। इसका मतलब ए रिलेटेड टू बी हो गया। जब आप बी इंटू सी करोगे तब भी आएगा जीरो, मतलब बी भी रिलेटेड टू सी हो गया। लेकिन जब आप ए इंटू सी करोगे तो ए इंटू सी करने पे क्या आएगा, -1। वो तो नहीं आया ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ए सी से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, पर ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है। तो अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए था। जो कि यहाँ पे ए बी सी अगर मैं ये जीरो बी ले लूं और ए को 1 सी को -1 ले लूं तो नहीं हो रहा, ठीक है। ये ट्रांजिटिव नहीं हो रहा। आगे बात समझ में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, इक्विवेलेंस क्लास होता है किसी एलिमेंट का घर। जैसे तुम्हारे घर में कौन आएगा, जो तुमसे रिलेटेड हो, जो तुम्हारे रिलेटिव्स हो। वैसे ही किसी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो उससे रिलेटेड हो, ठीक है ना। उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो उससे रिलेटेड हो। आई बात समझ में। आदित्य कह रहे हैं अगर नेचुरल नंबर पे डिफाइन करें तो साफ साफ दिख रहा है बेटा, फिर उस केस में ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। दिक्कत कहां हो रही थी, अगर बी को जीरो ले लिया जाए, बी को जीरो ले लिया
तो ए और सी के अपोजिट साइन भी होंगे तब भी वो दोनों जीरो आ रहे थे, ए बी और ए सी बी सी। ठीक है ना। तो पॉजिटिव नंबर ले लोगे तो हो जाएगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? लेट ए बी एनी सेट एंड एनी नॉन एम्प्टी सेट। अब रिलेशन हम नॉन एम्प्टी सेट पे लेंगे अगर मुझे इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करनी है तो। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। ठीक है। the equivalence class of an element x belongs to A is denoted by कई सारे नोटेशन हैं। एक होता है CLX लिख देते हैं, एक होता है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर x लिख देते हैं, और एक नोटेशन होता है कि x के ऊपर बार लिख देते हैं। मैं फिर से बोल दूं, ये तीनों नोटेशंस हैं, इससे क्लास को डिनोट किया जाता है। इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट किससे किया जाता है? क्लास ऑफ x CLX लिखते हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लिख देते हैं, या फिर x के ऊपर बार लगा देते हैं। प्लीज, बार का मतलब कॉन्जुगेट नहीं है, बार का कुछ और मतलब नहीं है, बार का मतलब क्लास ऑफ x है। तो ये तो नोटेशन हो गई, बट होता क्या है? एंड इट इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन बता रहे हैं अब कि ये होता क्या है। इट इज डिफाइंड एज द सेट। ये एक सेट होता है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? एक सेट। क्या सेट होता है? इसमें वो एलिमेंट आते हैं, है ना, इसमें वो वाई एलिमेंट आते हैं, ए के वो वाई आते हैं जो एक्स से रिलेटेड हों। वो वाई एलिमेंट आते हैं जो एक्स से रिलेटेड हो। आई बात समझ में? बोलो भाई। ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास में उस सेट ए के वो एलिमेंट लेते हैं जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेटेड हो। तुम ऐसे समझो कि मेरा घर मेरे लिए एक इक्विवेलेंस क्लास के तरीके का है कि मेरे घर में वही आएंगे जो मेरे से रिलेटेड हो। बट यहाँ पे थोड़ा अलग प्रकार का रिलेशन है। यहाँ पे रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन की बात की जा रही है। अब मेरा रिलेटिव कोई है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब पता नहीं कौन सा रिलेटिव हो ना, कहने का मतलब भाई हो, बहन हो, चाचा हो, मामा हो, ताऊ हो, पता नहीं। तो ऐसा कोई रिलेशन हम नहीं जनरलाइज करें, बट जस्ट समझने के लिए ऐसे समझो कि भाई उसका घर है। इक्विवेलेंस क्लास किसी एलिमेंट का घर होता है और उसके घर में वो आएंगे जो उससे उस गिवन इक्विवेलेंस रिलेशन के कंटेक्स्ट में रिलेटेड हो। अब वो इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पहले से डिफाइन करके दिया होगा, तो जो भी वो इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करके दिया है उस रिलेशन में जो जो ए के एलिमेंट उस एलिमेंट एक्स से रिलेटेड होंगे उनका कलेक्शन ही एक्स का इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। ठीक है ना। सुप्रिया कह रही है सर क्लास क्या है? एग्जाम्पल बता रहा हूं पुष्पेंद्र, पहले डेफिनेशन तो 5-6 बार बता दूं बेटा, तभी तो याद होगा तुम लोगों को। अभी मैं तुरंत एग्जाम्पल पे कूद जाता तो उसमें भी फिर समस्या हो जाती कि सर ये तो लिखने नहीं दिया, सर ये देख नहीं पाए, सर बहुत जल्दी हो गया। बहुत कुछ सोचना पड़ता है ना। कराऊंगा एग्जाम्पल, बिना थोड़ी छोड़ दूंगा, कराऊंगा, थोड़ा सब्र करो। सुप्रिया कह रही है सर क्लास क्या है? अरे बता तो रहा हूं बेटा क्लास क्या है। इसका नाम है क्लास। ये अलग से कोई क्लास कक्षा नहीं है, कोई प्राइमरी की क्लास नहीं चल रही है। ये इसका पूरे का नाम, इस सेट का नाम है इक्विवेलेंस क्लास। क्लास कुछ अलग से नहीं है, पूरा एक ही वर्ड है, इक्विवेलेंस क्लास। ये घर, ये इस सेट को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ये जो सेट लिखा है ना, इसी को बोलते हैं एक्स की इक्विवेलेंस क्लास। क्या बोलते हैं? एक्स की इक्विवेलेंस क्लास। शुद्ध अंग्रेजी में लिखा है, एकदम शुद्ध इंग्लिश में लिखा है एकदम, कि द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए
डिनोटेड, इतना इज्जत के साथ लिखा है सारा कुछ, सम्मान के साथ। पहले बता रहा है कि जो इक्विवेलेंस क्लास होती है उसको इससे या इससे या इससे डिनोट किया जा रहा है। पहले बता रहा है लिखते कैसे हैं, है ना। नाम क्या है ना, नाम है इक्विवेलेंस क्लास। होता क्या है, सेट होता है। डिनोट किससे करते हैं, इससे, इससे या इससे। डिफाइन कैसे होता है, ऐसे डिफाइन होता है। इसमें वो एलिमेंट आते हैं ए के जो एक्स से रिलेटेड हो। डेफिनेशन क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं। सुप्रिया, क्लास अलग से नहीं है यहां पे कुछ, इक्विवेलेंस क्लास पूरा एक वर्ड है। अब इसमें क्लास का अलग मायने, इक्विवेलेंस का अलग मायने नहीं ढूंढना है। कहीं तुम ये सोच रहे हो इक्विवेलेंस मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन, क्लास मतलब क्लास होता होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा वर्ड एक है। इक्विवेलेंस क्लास इज अ सिंगल वर्ड, ठीक है ना। आई बात समझ में, आई बात समझ में, नहीं समझ में आई बात, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थोड़ा पढ़ने की आदत डालो बेटा। आप लोगों की पढ़ने की आदत नहीं है ना, पढ़ने का इन द सेंस की रीडिंग की आदत नहीं है। आज तक क्वेश्चन के आपके जो रूप थे ऐसे ही होता था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब बस यही लैंग्वेज डेवलप हो गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ऐसे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, ऐसे ही सब क्वेश्चन आते थे। तो वही लैंग्वेज बस डेवलप है। जहां थोड़ी सी लैंग्वेज दिखती है, थोड़ी अंग्रेजी आ जाती है, तो फिर समस्या हो जाती है। तो थोड़ा पढ़ने की आदत डालो। कोई एक अच्छी सी उपन्यास पढ़ लो चाहे तो, मतलब एक लक्ष्य बना लो, एक हफ्ते में एक किताब पढ़ लो। थोड़ा अंग्रेजी पढ़ने की आदत डालो, अंग्रेजी अखबार पढ़ने की आदत डालो, अंग्रेजी न्यूज़ देखने की आदत डालो, अंग्रेजी जो है सीरियल देखने की आदत डालो, नेटफ्लिक्स पे या कहीं पे भी, जहाँ पे भी, है ना। थोड़ा इंग्लिश पढ़ने की आदत डालो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। कुछ नहीं तो भाई रील्स के कमेंट ही पढ़ डालो जो अंग्रेजी में लिखे हों, अब क्या बोलूं, बट इंग्लिश की आदत डालो प्लीज, ठीक है। इंग्लिश बहुत पढ़नी है भाई, मॉडर्न अलजेब्रा में, रियल एनालिसिस में अंग्रेजी का ही तो खेल है पूरा। लैंग्वेज पढ़ रहे हो, मैं बार बार बोलता हूँ, प्योर मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज, भाषा है वो अलग ही प्रकार की, और अंग्रेजी ज्यादा यूज हुई है उसमें, सब कुछ इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया होगा, इक्विवेलेंस क्लास एक सेट होता है जिसको इन तीनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, जिसमें एलिमेंट वो आते हैं जो उस जिसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हो उससे रिलेटेड हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास सेट होता 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। और मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले मैंने सोचा था कि जितने भी रिलेशंस है सबकी काउंटिंग आपको प्रूफ करके बताऊंगा, लेकिन अभी अभी मैंने तुरंत निश्चय किया है कि मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा। उसकी खास वजह है, खास वजह यह है कि आपको प्रूफ नहीं समझ में आएगा, मैं ऑडियंस देख चुका हूं, ठीक है। और फिर मेरा वो टाइम वेस्ट होगा, वो टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में मेंशन भी नहीं है, मैं उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई विल जस्ट गिव यू द फॉर्मूला, ठीक है, उसको याद कर लेना और उससे तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर कोई आ गया उससे तो, ठीक है। क्योंकि मैं समझ पा रहा हूं कि आपको नहीं समझ में आएगा अगर मैं थ्योरी में ज्यादा घुस जाऊंगा तो, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है विशेष, ठीक है ना। मान लो ये सेट है और मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन ए। कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि भैया ए रिलेटेड होगा बी से अगर इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज इवन। तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये रिलेशन, ये अभी हमने बताया था कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बताया था कि नहीं। कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन, अभी आज ही मैंने प्रूफ किया है आपके सामने, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक, ओके। अब मान लो मुझे क्लास निकालनी है, क्लास की डेफिनेशन क्या है, क्लास ऑफ एक्स में वो वाई ए के एलिमेंट आएंगे जो एक्स से रिलेटेड हो। मतलब आपको एक एक एलिमेंट चेक करना पड़ेगा, ये वाला रिलेटेड है क्या, ये वाला रिलेटेड है क्या, जो रिलेटेड है वो डालते जाना है इसमें। तो अगर मैं मान लो क्लास ऑफ 1 निकालना चाहता हूं, क्लास ऑफ 1 में वो ए के एलिमेंट आएंगे जो 1 से रिलेटेड हो। यहां पे रिलेटेड होने की डेफिनेशन क्या है कि ए बी से रिलेटेड होगा अगर ए माइनस बी इवन हो। देखो ये डेफिनेशन देखो, तो मतलब वो ए के एलिमेंट आएंगे जिनके लिए वाई माइनस 1 करने पे इवन आए। अब आप क्या करोगे, एक एक वाई यहां से उठाओगे और यहां रख के देखोगे
कौन से y के लिए y-1 इवन आ रहा है? कौन से प्रूव कराने की कोई जरूरत नहीं है शांतनु, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. लेट मी बी वेरी क्लियर. काउंटिंग ऑफ फंक्शंस, काउंटिंग ऑफ रिलेशंस इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ IIT JAM, बट यू मस्ट नो द फॉर्मूला. क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया या कहीं दुनिया में और क्वेश्चन पूछ लिया कितने फंक्शन बनेंगे, कितने रिलेशन बनेंगे, किस टाइप के, तो वो आपको पता होना चाहिए. तो मैं अपना टाइम ऐसी चीज में डिवोट नहीं करूंगा जो तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है और जो मुझे पता है कि मतलब ऑडियंस भी नहीं है जिसको समझ में आ सके, और तुम नहीं समझ पाओगे. सच बता रहा हूं, मैं जान गया हूं. ठीक है, नहीं कोई फायदा नहीं है बेटा, मैं नहीं कराऊंगा उसका प्रूफ, कोई जरूरत ही नहीं है. जबरदस्ती तो सिलेबस में नहीं क्यों कराऊं मैं, जो सिलेबस में ही नहीं है. ग्रुप 3 का सिलेबस उठा के देखो ना, क्या फायदा उसको कराने का, मैं अपना टाइम वेस्ट करूं बिना मतलब के. कोई फायदा हो तो कराऊं मैं. y-1 इवन है ना. अच्छा, y-1 इवन है. किसी को देखना है तो मेरे यूट्यूब पे एक लेक्चर पड़ा होगा जिसमें वो 5 घंटे का एक लेक्चर है जिसमें काउंटिंग ऑफ रिलेशन प्रूफ सहित कराया हुआ है. इफ यू वांट प्रूफ यू कैन डू फ्रॉम देयर. जिसको प्रूफ में इंटरेस्ट है उसमें प्रूफ मैंने कराया हुआ है. ठीक है ना. रिलेशन करके, सेट रिलेशन फंक्शन करके एक 5-6 घंटे का लेक्चर है यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हो. बट मैं यहाँ प्रूफ नहीं कराऊंगा, वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड किसी वर्थ का नहीं है ये. हाँ, अब देखो एक एक रख के देखते हैं. पहले मैंने 1 लिया, जैसे y को 1 लिया, यहां से y चुराना है. y 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 कुछ भी. लेकिन y-1 इवन आएगा तभी y यहां रखोगे. तो जैसे 1-1 आया 0 इवन, तो 1 यहां आ गया. 2-1 ऑड आएगा ना, 2-1 1 होता है, वो नहीं लेना है इसमें. 3-1 क्या होगा 2, तो 3 भी इसमें आ गया. जिसमें -1 करने पे इवन नंबर आता हो वो यहां रखते जाना. 4-1 3 आएगा, इवन है कि ऑड है? ऑड है, तो 4 नहीं लेना. 5-1 क्या आएगा? 5-1 4 आएगा. 4 इवन है कि ऑड है? इवन है, तो 5 यहां आ जाएगा. फिर 6-1 क्या आएगा? 5 आएगा. ऑड है कि इवन है? ऑड है, तो नहीं आएगा 6 इसमें. 7-1 क्या आएगा? 6, तो वो इसमें आ जाएगा. 6 नहीं 7 इसमें आ जाएगा. जिसमें एक माइनस करने के बाद इवन नंबर आता हो वो सारे के सारे क्लास ऑफ 1 में आ जाएंगे. ठीक है ना. तो इसमें क्लास ऑफ 1 में ये सारा का सारा आ जाएगा. ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, सभी ऑड नंबर आएंगे. ऑड -1 इवन होता है, इसलिए सही कहा आप. अब ऐसे ही क्लास ऑफ अगर आप 2 निकालो तो इसमें वो सारे a के एलिमेंट आएंगे जिनमें y-2 करने पे इवन आता हो, मतलब जिसमें 2 माइनस करने पे इवन आता हो. कौन से ऐसे नंबर्स हैं a, मतलब इस सेट में 1 2 3 4 5 6 7 में जिनमें 2 माइनस करने पे इवन आता हो? कौन से ऐसे नंबर्स हैं इसमें बताओ जिनमें 2 माइनस करने पे इवन आता हो? तो 1 में से 2 माइनस कर दोगे तो -1 आएगा, वो तो ऑड हो गया. 2-2 करोगे तो इवन आ गया. 3-2 तो ऑड आएगा. 4-2 फिर से इवन आएगा. 5-2 ऑड आएगा. 6-2 फिर से इवन आएगा. 7-2 ऑड आएगा. तो क्लास ऑफ 2 में 2 4 6 आ जाएगा. क्लास निकालना आ गया कि नहीं आ गया? क्लास ऑफ 2 ये आ गया, क्लास ऑफ 1 ये आ गया. अब आपका ये होमवर्क है, प्लीज वेरीफाई करना जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं यहां लिख रहा हूं इसको वेरीफाई करना है, आपका दायित्व है. कुछ तो काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो. बस तुम मन को निराश कर ले रहे हो, काम नहीं कर रहे हो कुछ भी. मैं कह रहा हूं क्लास ऑफ 3 निकालना, देखना वो भी 1 3 5 7 ही आएगा. क्लास ऑफ 3 निकालना, 5 निकालना, वो भी आप देखोगे यही आएगा 1 3 5 7. क्लास ऑफ 7 निकालना, आप देखोगे वो भी यही आएगा 1 3 5 7. ये आपका होमवर्क है. ठीक है ना, वेरीफाई कर लेना. और क्लास ऑफ ऐसे ही जब आप इसका निकालोगे, क्लास ऑफ 4 और 6 वो भी वही आएगा जो 2 का क्लास आया है. क्लास ऑफ 2 जो आया है वही क्लास ऑफ 4 आएगा, उसमें 2 4 6 आएगा. और क्लास ऑफ 4 में भी क्लास ऑफ 6 में भी 2 4 6 आएगा. ठीक है. तो अगर डिस्टिंक्ट क्लासेस की बात की जाए तो अलग क्लासेस कौन सी आई हैं? अलग मतलब
आस्था का क्वेश्चन है कि सर जब इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा तभी इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। बिल्कुल, डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, जब इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन होगा तभी आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। ठीक है, जब इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन होगा तभी आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें अगर मैं कहूं कि आप लिस्ट बनाओ डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस की, तो डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस कौन सी हैं? डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस, इसमें डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस कौन सी हैं? डिस्टिंक्ट मतलब अलग। उसका क्या मतलब है? जैसे मैं देखूं तो क्लास 3, क्लास 5, क्लास 7, क्लास 1, इनकी क्लासेस तो सेम आ रही हैं। जो 1 की क्लास आई है वही 3 की आई है, वही 5 की आई है, वही 7 की आई है। तो डिस्टिंक्ट इन चारों में से एक ही हुई ना, कोई कोई भी लिख दो। तो एक हो गई क्लास ऑफ 1, और ऐसे ही क्लास 2, क्लास 4, क्लास 6 तो सेम आ रही हैं, तो इनमें से कोई एक ले लो। तो डिस्टिंक्ट क्लासेस दो ही आई हैं, है ना, एक क्लास 1 की, एक क्लास 2 की, या एक क्लास 3 की, एक क्लास 4 की ले लो, या एक क्लास 3 की, एक क्लास 6 की ले लो। कहने का मतलब डिस्टिंक्ट इन जितनी भी लिखी हैं उनमें से कोई भी दो अलग अलग वाली लिख दो। तो डिस्टिंक्ट क्लासेस हैं बस यही, है ना, दो डिस्टिंक्ट क्लासेस हैं। अगर तुम देखो तो जो पूरा सेट था, जो आपका पूरा सेट था ये ए, इसमें दो हिस्से कर दिए गए हैं। एक क्लास में 2, 4, 6 आ रहे हैं, एक क्लास में 1, 3, 5, 7 आ रहा है ना। 2, 4, 6 वाली क्लास आपकी क्लास 2 के बराबर है, क्लास 4 के बराबर है, क्लास 6 के बराबर है। और 1, 3, 5, 7 वाली क्लास 1 के बराबर है, क्लास 3 के बराबर है, क्लास 5 के बराबर है, क्लास 7 के बराबर है। तो अगर देखा जाए तो दो ही अलग अलग क्लासेस आ रही हैं, दो डिस्टिंक्ट क्लासेस आ रही हैं, है ना, एक 2, 4, 6 और एक 1, 3, 5, 7। अब इनको तुम रिप्रेजेंट किसी से भी कर दो। 2, 4, 6 को इन तीनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और 1, 3, 5, 7 को इन चारों में से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ गए बात? डिस्टिंक्ट क्लासेस यही दो हैं बस। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज, जो कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस आता है उसी को कोसेंट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसेंट सेट। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है ना, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी an equivalence relation on R, ठीक है ना, then the collection of all distinct equivalence classes the collection of all distinct equivalence classes of elements of A, है ना, collection of all distinct equivalence classes of elements of A is called quotient set of A with respect to relation R, with respect to relation R, and it is denoted by R by A, R ऑब्लिक A। मतलब क्या हुआ इसका? therefore what is R ऑब्लिक A या R by A? उल्टा लिख दिया मैंने, A by R होगा ये, दिस इज A by R, ठीक है ना। तो व्हाट इज A by R? A ऑब्लिक R होता है सारी डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस का कलेक्शन। तो मतलब क्लास ऑफ ए सो दैट ए बिलोंग्स टू ए। तो जितने भी ए में एलिमेंट हैं सबकी क्लासेस निकाल के एक सेट में डाल दो,
है ना। ऑब्वियसली सेट में डालोगे तो एलिमेंट रिपीट नहीं करोगे, तो जो क्लासेस सेम आ रही होंगी उनको एक ही बार लिखोगे। तो ये जो आपका सेट बनेगा इसी को बोलते हैं कोसेंट सेट। क्या बोलते हैं? कोसेंट सेट, है ना। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस। कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस को क्या बोलते हैं? कोसेंट सेट। ठीक है, डेफिनेशन देख लो, ध्यान से निहार लो, लिख लो। So let A be any non-empty set and R be an equivalence relation on A. The collection of all distinct equivalence classes of elements of A is called quotient set of A with respect to relation R and it is denoted by A oblique R. मतलब A oblique R में एलिमेंट क्या होंगे? इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A का कलेक्शन होगा। तो A ऑब्लिक आर क्या होता है? A ऑब्लिक आर एक सेट होता है। सेट है तो भैया उसमें एलिमेंट होंगे, तो उसमें क्या एलिमेंट आते हैं? तो उसमें जो एलिमेंट आते हैं वो A के जो एलिमेंट है उनकी इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं। जो A के एलिमेंट है उनकी इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं। ठीक है ना। आई बात समझ में? हाँ, अंग्रेजी सिखानी पड़ रही है बेटा, क्या करें, सिखाना ही पड़ेगा ना। पर प्लीज अंग्रेजी सीखो भाई, आगे चल करके कैसे रिसर्च करोगे? जा करके इंटरव्यू में बोल ही नहीं पाओगे तो कैसे काम चलेगा? लैंग्वेज इज मोर इंपॉर्टेंट। जिसको बोलना आ गया ना वो देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ठीक है, अब बोलने से मतलब केवल अंग्रेजी ही नहीं है। ठीक है, भले अंग्रेजी बोलना ना आता हो बट समझ में आना जरूरी है। ठीक है, ओके। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं तो यही जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, अगर ए मेरा सेट ये वाला होता 1 2 3 4 5 6 7, और अगर मैं इसमें आर वही रिलेशन लिया होता कि ए रिलेटेड होगा बी से इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज इवन, तो इसका कोसेंट सेट क्या बनता? जो इसका कोसेंट सेट आता ए बाई आर, ए ऑब्लिक आर, उसमें डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस कौन कौन सी थी? एक में 1 3 5 7 आ रहा था, एक ये बन जाता, और एक में आपका 2 4 6 आ रहा था, तो एक ये बन जाता। तो इसमें कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस आ रही हैं? इसमें कितने इक्विवेलेंस क्लासेस आ रही हैं, सॉरी कितने एलिमेंट आ रहे हैं? इसमें दो एलिमेंट आ रहे हैं, एक ये 1 3 5 7 वाला और एक 2 4 6 वाला। ठीक है, आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आ रहा है ये बताओ। मैं कंटेंट कुछ नहीं छोड़ रहा हूं बेटा, कंटेंट कैसे छोड़ दूंगा मैं? जितना सिलेबस में मेंशन है वो सारा कराऊंगा। कंटेंट मैं छोड़ नहीं सकता, कंटेंट एक्स्ट्रा करा सकता हूँ, छोड़ नहीं सकता। ठीक है, ये क्लियर है ना। अगर आप चाहो तो इसको भांति भांति रूपों में लिख सकते हो, क्योंकि जो आपका ये 1 3 5 7 है, इसको आप चाहो तो क्लास 1 लिख दो, ये क्लास ऑफ 1 भी लिख सकते हो, इसको क्लास ऑफ 3 भी लिख सकते हो, क्लास ऑफ 5 भी लिख सकते हो, क्लास ऑफ 7 भी लिख सकते हो, है ना। इसको क्लास ऑफ 2 भी लिख सकते हो, क्लास ऑफ 4 भी लिख सकते हो, क्लास ऑफ 6 भी लिख सकते हो। तो इसके 4 तरीके हैं लिखने के, है ना। इसके 3 तरीके हैं, टोटल 12 तरीके से इस सेट को लिखा जा सकता है। बट जो भी लिखो अल्टीमेटली यही दो एलिमेंट रहेंगे इसके। ठीक है ना। तो इसका मतलब नहीं कि क्वेश्चन सेट 12 बन जाएंगे, क्वेश्चन सेट तो एक ही बनेगा। हाँ, इनको तुम रिप्रेजेंट किसी से भी कर सकते हो, 1 3 5 7 में से किसी से इसको, और 2 4 6 से किसी को इसको, लेकिन अल्टीमेटली तो क्वेश्चन सेट यही दो एलिमेंट वाला सेट बनेगा, जिसका पहला एलिमेंट ये सेट है और दूसरा एलिमेंट ये सेट है। तो कोसेंट सेट के एलिमेंट खुद सेट होते हैं। पहली बात तो कोसेंट सेट के एलिमेंट भी सेट होते हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस सेट ही तो होती हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस नंबर्स थोड़ी होते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस सेट होते हैं। ठीक है ना। तो कोसेंट सेट मतलब हुआ सारी डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस का कलेक्शन। ठीक है, बोलो। चले आगे, चलो अब काउंटिंग शुरू करते हैं। नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस, किसी सेट पे कितने आइडेंटिटी रिलेशन होंगे? ठीक है ना। देखो बेसिक फंडा जो काउंटिंग का है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था,
मैंने आपको बताया था ना, एक तरीका होता है जिसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं, जिससे मैंने आपको बताया था कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट्स बनते हैं। मैंने कहा था भाई अगर आपके पास एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है, मान लो a1 a2 an, तो आप ऐसे n बॉक्सेस बना लो, a1 a2 एंड सो ऑन an के लिए। पहला बॉक्स a1 के लिए, दूसरा a2 के लिए, तीसरा a3 के लिए एंड सो ऑन an। टोटल कितने बॉक्स होंगे? ये n बॉक्सेस होंगे। अगर आपको सबसेट्स काउंट करने हैं, मतलब अगर आपको b काउंट करने हैं जो a के सबसेट हो, है ना, हमको काउंट करना है b सबसेट्स ऑफ a, b सबसेट्स ऑफ a। तो मैंने कहा था आप ये देख लो कि जो a1 है उसके पास क्या चॉइसेस क्या हैं, कि भैया या तो ये b में होगा या तो नहीं होगा। तो इसके पास दो ही रास्ते हैं। ऐसे ही a2 के पास भी दो ही रास्ते हैं, या तो वो b में होगा या तो नहीं होगा। तो इनफैक्ट हर एलिमेंट के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो b में होगा या तो नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस ए के एलिमेंट्स को चूज करके सबसेट्स बनाने की, हर एक के पास दो दो चॉइसेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 2 × 2 × 2 हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। तो ये हो गया आपको 2 की पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं? एक सेट जिसमें n एलिमेंट हैं उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं? 2 की पावर n। कितने बनते हैं? 2 की पावर n। ठीक है ना। अब इसी चीज को, अब मुझे क्या दिया है, मुझे अगर काउंट करना है रिलेशंस, है ना, काउंटिंग ऑफ रिलेशन, काउंटिंग ऑफ रिलेशन अगर मुझे काउंट करना है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैं एक बार समझाऊंगा ये, केवल एक बार, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना, केवल एक बार। और दोबारा जो है अगर आपको समझना है तो यही वीडियो दोबारा से प्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? एक बार में समझ में हो सकता है ना आए, दोबारा तिबारा देखोगे तो अपने आप, जब तक तुम सोचोगे नहीं तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस है, ये थोड़ा एडवांस है, ये साधारण सी बात नहीं है, 2 + 3 5 नहीं है, ये थोड़ा एडवांस है। काउंटिंग ऑफ रिलेशन का मैं फंडामेंटल बता रहा हूं। पहले मैंने आपको ये समझाया कि जैसे मैंने यहां पे काउंटिंग आपको बताई थी, कुछ लोगों को ये भी नहीं समझ में आया होगा, कुछ होंगे ऐसे, मतलब उनकी मैं बुराई नहीं कर रहा, प्लीज किसी को डिमोरलाइज करना मेरा मकसद नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूं कि ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको ये नहीं समझ में आया होगा, तो कोई गुनाह नहीं है। मुझे भी ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती, आज तक नहीं समझ में आती। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इनुमरेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप्स, तो उसमें उन्होंने किसी मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मूला निकाला हुआ है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n अप टू आइसोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n अप टू आइसोमॉर्फिज्म इज एटमोस्ट इतना, इज एटलीस्ट इतना। दो मैथमेटिशियन ने कोई फॉर्मूले निकाले हैं, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले हैं वो। अब वो कैसे एटलीस्ट एटमोस्ट हो रहे हैं उसका प्रूफ पढ़ने जाओगे तो हो सकता है 200-250 पता नहीं कितने पेज का हो। उसमें कुछ ऐसी टर्मोलॉजीज यूज की थी जो पल्ले नहीं पड़ रही थी, हो सकता है मैं वो पूरा का पूरा रिसर्च पेपर फिर से पढूं 3-4 बार, तब जाके दिमाग में घुसे ये क्या है। ऐसा कई चीजें हैं जो नहीं समझ में आती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है। हमारे एक सर थे, अभी भी हैं भगवान की दया से, वो DU में प्रोफेसर हैं, हमको पढ़ाते थे तो कभी कभी कहते थे कि जो तुमको समझ में ना आए उस समय याद कर लो, मतलब बहुत ईमानदारी से बोलते थे वो, जो तुमको समझ में ना आए उस समय उसको याद कर लो। अगर तुम्हारा दिमाग मैथमेटिकल है ना तो वो कभी मानेगा नहीं याद किए हुए को, तो वो अपने अंदर लगा रहेगा लगा रहेगा लगा रहेगा लगा रहेगा, उसको अचानक से पता चल जाएगा कि ये ऐसे हो गया। जब तक तुम किसी के बारे में सोचोगे नहीं तब तक वो तुमको कैसे समझ में आएगा? जब तक तुम्हारे ख्वाबों में ख्यालों में वो चीज नहीं घूम रही है, नाच रही है, तब तक वो तुमको नहीं समझ में आने वाली, ठीक है ना। तो इसलिए अगर समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो जो फॉर्मूले यहां से दिए जाएंगे उनको ग्रहण कीजिएगा, जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा और उस पर अपने दिमाग को काम पे लगाइएगा, अपने आप को आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? हाँ, तो ये ट्रिक मैं तुमको भी बता रहा हूं, कभी कभी तुरंत नहीं समझ में आता है। तो काउंटिंग ऑफ रिलेशन का मतलब क्या है, मतलब हम क्या काउंट कर रहे हैं? पहले तो हमारे पास एक सेट दिया है, मान लो उसमें एलिमेंट हैं a1 a2 a3 एंड सो ऑन, मान लो an तक एलिमेंट है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ऑन ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होता है कि नहीं होता है? अब ये मत कह देना ये नहीं पता है तुमको। व्हाट इज रिलेशन ऑन ए? इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो पहले मुझे ए क्रॉस ए बनाना पड़ेगा, ए क्रॉस ए बना लो। ए क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट आएंगे?
तो A1 आएगा, A1 A2 आएगा, A1 A3 आएगा, A1 A4 आएगा, एंड सो ऑन A1 आएगा, AN आएगा। फिर A2 से स्टार्ट करो, A2 A1 आएगा, फिर अगला A2 आएगा, फिर अगला A2 A3 आएगा, एंड सो ऑन, आएगा कि नहीं आएगा? लास्ट में A2 AN आएगा। और ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, यहां पे लास्ट में आएगा AN A1, AN A2 एंड AN A3 एंड सो ऑन AN। ठीक है, आई बात समझ में? अब सुनना ध्यान से। मुझे क्या करना है, मुझे रिलेशंस काउंट करने हैं। अब कैसे काउंट करेंगे? हर रिलेशन की अपनी एक कंडीशन है, हर रिलेशन की अपनी एक कंडीशन है ना। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन है कि हर एक ए से रिलेटेड होना चाहिए और कोई किसी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक की कंडीशन है कि अगर ए बी से रिलेटेड हुआ तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी कंडीशन है। तो जब मैं किसी भी टाइप का रिलेशन काउंट करूंगा तो मैं सबसेट्स तो ए क्रॉस ए के ही बना रहा हूंगा। मेरी बात ये ध्यान से सुनना, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। जब मैं कोई भी रिलेशन काउंट करूंगा तो मैं एक्चुअली तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए बना रहा हूं, लेकिन जो भी वो सबसेट में बना रहा हूँ ए क्रॉस ए का, उस पर कोई कंडीशन होगी। आइडेंटिटी रिलेशन है तो अलग कंडीशन है, सिमेट्रिक है तो अलग कंडीशन है, एंटी सिमेट्रिक है तो अलग कंडीशन है, असिमेट्रिक है तो अलग कंडीशन है। तो जो अलग अलग कंडीशंस होंगी उन्हीं को ध्यान में रख के मुझे काउंटिंग करनी है। बनाना तो मुझे सबसेट्स ही ए क्रॉस ए के हैं, लेकिन उन सबसेट्स के पास कुछ स्पेशल कंडीशंस होंगी, वो मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है ना, उसको देख करके ही हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, तो इधर देखना आप। अब जैसे मैंने यहां पे तुमको बताया कि भाई मेरे पास एक सेट ए था, उसमें एन एलिमेंट थे, तो मैंने क्या किया कि उन एलिमेंट को बॉक्सेस में रख दिए और फिर मैंने हर एलिमेंट के लिए चॉइसेस काउंट कर ली और सारी चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर दिया। हर एक बॉक्स के लिए चॉइसेस काउंट कर ली और फिर सारी चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे भी वही करूंगा, लेकिन यहां पे जो एलिमेंट हैं वो दो प्रकार के एलिमेंट हैं। यहां पे एक वो एलिमेंट हैं जो डायगोनल पे हैं। डायगोनल मतलब जिसमें पहला और दूसरा कंपोनेंट सेम है, A1 A1, A2 A2 और लास्ट में AN AN। तो ये टोटल n एलिमेंट है जिनको मैं डायगोनल एलिमेंट्स बोलता हूं। और टोटल कितनी एंट्रीज हैं इसमें? n स्क्वायर एंट्रीज हैं। टोटल कितनी एंट्रीज हैं? n स्क्वायर, है ना। तो इनके जो ए क्रॉस ए के एलिमेंट हैं, जैसे ए के एलिमेंट को मैंने ऐसे बॉक्सेस में रखा था A1 A2 AN, ऐसे ही मैं ए क्रॉस ए के एलिमेंट को बॉक्सेस में रखने जा रहा हूं। फिर हर बॉक्स की पॉसिबिलिटी देखूंगा, चॉइसेस देखूंगा, सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कैसे बना रहा हूं वो देखना। पहले तो जो ये डायगोनल वाले एलिमेंट हैं इनके लिए मैंने बना लिए n बॉक्सेस। तो पहला बॉक्स हो गया A1 A1 का, दूसरा बॉक्स हो गया A2 A2 का, एंड सो ऑन, और ये वाला बॉक्स हो गया AN AN का। पहले तो मैंने ये बना लिया। ठीक है, ये कितने बॉक्स बने टोटल? n बॉक्सेस। ये कितने बॉक्सेस बने टोटल? n बॉक्सेस। अब फिर मैं और बॉक्स बना रहा हूं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए बॉक्सेस बना रहा हूं, देखना ध्यान से। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई एम गोइंग टू क्रिएट बॉक्सेस। ठीक है, अब इस एलिमेंट्स को कैसे रखूंगा वो देखना, वो समझने वाली बात होगी। यहां पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के एलिमेंट्स को मैं कैसे लिखूंगा वो समझने वाली बात होगी। ठीक है, तो मैं इनको साथ में रख रहा हूं, जोड़ों में। जोड़ों में रखने की वजह है, अभी बताऊंगा, कि मैं ऐसे रखूंगा कि जैसे A1 A2 और A2 A1 को एक साथ, ऐसे ही A1 A3 और A3 A1 को एक साथ, एंड सो ऑन। ऐसे यहां पे AN-1 AN और AN AN-1 को एक साथ। क्यों ऐसा क्यों किया मैंने?
क्योंकि आप चाहे सिमेट्रिक रिलेशन देखो, चाहे असिमेट्रिक रिलेशन देखो, चाहे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन देखो, हर प्रकार के रिलेशन में बातें हमेशा ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों की गई हैं कि ए कॉमा बी कॉमा ए है, नहीं है, एक है दूसरा नहीं है। इसीलिए मैंने क्या किया कि जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स थे इसमें A1 A2 A2 A1 को एक डब्बे में रखा है, क्योंकि जितने भी मुझे रिलेशन काउंट करने हैं सब में ए बी बी ए की बात करनी है। ए कॉमा बी और बी कॉमा ए उन्हीं की बात करनी है कि ए कॉमा बी कॉमा ए दोनों है, कि एक है तो दूसरा नहीं है, कि दोनों है तो बराबर हैं। समझ रहे हो ना, इसीलिए इनको अलग अलग मतलब दोनों को एक साथ रखा हुआ है, पेयर में रखा हुआ है। अच्छा, ये टोटल बॉक्स कितने चाहिए होंगे मुझे? टोटल कितने एंट्रीज हैं इसमें? n स्क्वायर, जिसमें से n बॉक्सेस आपने अलग कर दिए डायगोनल वालों के लिए, तो कितने बच गई एंट्रीज अब? n स्क्वायर माइनस n। लेकिन n स्क्वायर माइनस n एंट्रीज में दो दो एंट्रीज एक बॉक्स में रखी जा रही हैं, तो कितने बॉक्सेस होंगे ये बड़े वाले? ये बड़े वाले बॉक्सेस कितने होंगे? दीज आर n स्क्वायर माइनस n, तो टोटल थे और एक में दो रख रहे हो तो आधे चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? ये बात समझ में आई? डायगोनल एंट्रीज को लिखने के लिए n बॉक्सेस चाहिए, नॉन डायगोनल एंट्रीज को लिखने के लिए n स्क्वायर माइनस 1/2 सॉरी n स्क्वायर माइनस n/2 बॉक्सेस चाहिए। ठीक है, क्लियर है? टोटल n स्क्वायर बॉक्सेस, टोटल n स्क्वायर एलिमेंट थे, जिनमें से n एलिमेंट आपने बाहर कर दिए, बाकी जो बचे उनको आपने दो को एक साथ रखा है, तो कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी? n स्क्वायर माइनस n/2 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए यहां तक सब क्लियर है। अब मुझे क्या करना है? बस मुझे हर बॉक्स की च्वाइस देखनी है, हर बॉक्स की च्वाइसेस देखनी है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। मुझे देखना है कि हर बॉक्स में च्वाइसेस कितनी हैं, है ना, और उससे मुझे पता करना है कि ये कैसा रिलेशन, मतलब कितने रिलेशन उस टाइप के बनेंगे। बस मुझे ये पता करना है। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं कहानी। आइडेंटिटी रिलेशन की पहले बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन है कि a कॉमा ए इसमें होना चाहिए, पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन, और कोई भी a कॉमा बी इसमें नहीं होना चाहिए। तो a कॉमा ए होना चाहिए और कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये होने चाहिए, तो इनके पास एक ही च्वाइस है, एक एक च्वाइस है कि ये सारे होने चाहिए। और इनके पास का च्वाइस है कि ना तो a कॉमा बी होना चाहिए, ना तो b कॉमा ए होना चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं होने चाहिए। तो च्वाइस इनके पास भी एक ही है, वो च्वाइस ये है कि इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात? यहां पे च्वाइस क्या थी कि ये होने चाहिए, और यहां पे च्वाइस क्या है कि वो नहीं होने चाहिए, लेकिन च्वाइस दोनों के लिए एक ही है। तो टोटल कितने रिलेशन बन जाएंगे? तो मल्टीप्लाई कर लो सबको, 1 इंटू 1 इंटू 1, है ना, n बार यहां से और यहां से भी 1 इंटू 1 इंटू 1, हाउ मेनी टाइम्स? ये टोटल कितने बॉक्सेस हैं? n स्क्वायर माइनस n/2। लेकिन क्या फर्क पड़ता है उससे? 1 को 1 में कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन एक ही होगा। ठीक है, आई बात समझ में ना? अरे भाई च्वाइसेस काउंट करो ना। आइडेंटिटी रिलेशन की क्या कंडीशन है? a कॉमा ए आइडेंटिटी में होना चाहिए, मतलब ये सारे होने चाहिए। तो इनके पास एक ही च्वाइस है कि ये हों, और बाकी कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब इनके पास भी यही च्वाइस है, एक ही है, और वो ये है कि ये ना हो, है ना। यहां होने की च्वाइस है, यहां ना होने की च्वाइस है, लेकिन है च्वाइसेस एक ही। ठीक है ना, नंबर ऑफ च्वाइसेस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट काउंट करते हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है? कंडीशन देखनी है बस आपको। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब a कॉमा ए आर में हो, बस यही कंडीशन है। बाकी वो कुछ नहीं मना कर रहा है, बाकी हो ना हो उससे मतलब नहीं है, वो बस ये चाहता है कि a कॉमा ए हमेशा आर में हो। मतलब जो आपके ये वाले बॉक्सेस थे, ये वाले, इनके पास अभी भी एक ही च्वाइस है, वो च्वाइस ये है कि ये हों सारे, है ना। और जो ये वाले बॉक्सेस थे आपके बड़े वाले, इनके पास कोई कंडीशन दी ही नहीं है,
मतलब ये अपनी मर्जी के मालिक है। मर्जी के मालिक मतलब हो सकता है, हो सकता है कि ए कॉमा बी आए और बी कॉमा ए भी आए। हो सकता है ए कॉमा बी आए, बी कॉमा ए ना आए। हो सकता है ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों ही ना आए। समझ रहे हो कि नहीं? हो सकता है ए कॉमा बी भी आए, बी कॉमा ए भी आए। हो सकता है ए कॉमा बी आए, बी कॉमा ए ना आए। हो सकता है कि दूसरा वाला आए, पहला वाला ना आए। हो सकता है दोनों ना आए। तो इनके पास चार चार चॉइसेस हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव में केवल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर कंडीशन है कि वो सारे आने चाहिए। ठीक है ना? डायगोनल वालों पे कंडीशन है कि वो सारे आने चाहिए। तो ये आपके पास चार चार चॉइसेस हैं इनके पास। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने हो जाएंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, हाँ भाई, जिसको फॉर्मूला, जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है प्लीज फॉर्मूला याद रखना। आइडेंटिटी रिलेशन एक ही मिलता है। रिफ्लेक्सिव कितने मिलेंगे? तो यहां हो गया 1 × 1 × 1, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। तो 1 की पावर n यहां से आ गया, और यहां 4 × 4 × 4 कितनी बार? n² - n/2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर n × n-1। ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। कितने होंगे? 2 की पावर n × n-1। ठीक है ना? अब बात करते हैं नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये है कि a कॉमा ए जो है वो नहीं होना चाहिए आर में। बाकी कोई कंडीशन नहीं है, बाकी सब फ्री हैं। बस a कॉमा ए डायगोनल वाले एलिमेंट नहीं होने चाहिए। मतलब जो आपके छोटे वाले बॉक्सेस थे, n बॉक्सेस, इनमें च्वाइस एक ही है, लेकिन वो अब ये है कि ये ना आए, है ना? तो इनके पास क्या च्वाइस है? कि ये ना आए। च्वाइस एक ही है, लेकिन वो ये है कि ये ना आए। लेकिन बाकी ये जो हैं, इनके पास सारी च्वाइसेस मौजूद हैं। दोनों आए, दोनों ना आए, एक आए, एक ना आए। उस पे कोई कंडीशन नहीं डालता इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। वो केवल इतना कहता है, भाई डायगोनल वालों, तुमसे मेरी दुश्मनी है, तुम नहीं आने चाहिए। बाकी कोई भी मेरी पार्टी में आए, तुम्हारा स्वागत नहीं है। ठीक है ना? तो अब फिर से जब आप नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन काउंट करोगे, नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो कितने हो जाएंगे? ये तो हो गया 1 की पावर n, 1 × 1 × 1 n टाइम्स। और ये हो गया 4 × 4 × 4 कितनी बार? n² - n/2 टाइम्स। तो ये भी 2 की पावर n × n-1 आएगा। जितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं उतने ही इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। ठीक है ना? शांतनु कह रहे हैं 4 कैसे होगा, थोड़ा बता दीजिए। देखो अब फिर इसी बात पे मुझे क्रोध आ जाता है। अरे भाई, a कॉमा बी, ये कौन से एलिमेंट है? a कॉमा बी और b कॉमा ए, ये वाले एलिमेंट के लिए बॉक्सेस बनाए हैं ना। तो हो सकता है, चार चॉइसेस कैसे आ रही हैं? पहली चॉइस दोनों है, दूसरी चॉइस दोनों नहीं है, तीसरी चॉइस ये है ये नहीं है, चौथी चॉइस ये वाला नहीं है ये वाला है। चार चॉइस हो तो गई। नहीं समझ रहे हो भाई? दो एलिमेंट हैं, a कॉमा बी, b कॉमा ए। चॉइसेस कितनी बनेंगी? दोनों है, दोनों नहीं है, एक है दूसरा नहीं है। तो एक है दूसरा नहीं है दो प्रकार से हो सकता है ना। हो सकता है a कॉमा बी हो, b कॉमा ए ना हो सकता है कि b कॉमा ए हो, a कॉमा बी ना हो। चार चॉइसेस हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। अब आगे क्लास जब तक है तब तक बैठे रहो बेटा। अगर नहीं बैठा जा रहा है तो चले जाओ, देख लेना बाद में रिकॉर्डिंग। यहां समझाऊं कि मैं तुमको ये बताऊं क्लास कब तक है? जब तक खत्म नहीं हो जाएगा टॉपिक तब तक क्लास है ये। ऐसे प्रश्न मत पूछा करो, इसका मतलब ये है कि पढ़ने में इंटरेस्ट बिल्कुल है ही नहीं। यार तुम लोग कैसी भावी पीढ़ी मैथमेटिशियंस की आ रही है भाई, कि मतलब मैथ पढ़ने में क्या नाम है, समय देखा जा रहा है। 8 8 9 9 घंटे यहां पे लोग पढ़ते हैं। अब अगली बारी है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है? सिमेट्रिक की कंडीशन है कि भैया अगर अगर a कॉमा बी है
है ना। अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, यही कंडीशन है बेचारे की, और कोई कंडीशन नहीं है। मतलब जो डायगोनल वाले हैं इनके पास दो चॉइसेस है, इनकी मर्जी है ये आए ना आए, हो समझ रहे हो ना। क्योंकि उसकी कंडीशन केवल इतनी है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो जो आपका डायगोनल वाला एंट्री है हर एक के पास दो दो चॉइसेस हैं, क्या वो चाहे तो आए चाहे तो ना आए, वो चाहे तो रिलेशन में हो चाहे तो ना हो। लेकिन जो ये वाली एंट्रीज हैं इनके पास दोनों नहीं है तो चलेगा, हो सकता है ए कॉमा बी भी ना हो और बी कॉमा ए भी ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आई बात समझ में। हो सकता है एक चॉइस तो ये हो गई, हो सकता है कि ए कॉमा बी हो और बी कॉमा ए भी हो, दूसरी चॉइस ये हो गई, है ना। दोनों हो या दोनों ना हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि एक हो दूसरा ना हो, समझ रहे हो। बस यही दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो दोनों आए ए कॉमा बी बी कॉमा ए दोनों आए, या फिर दोनों ना आए। ये नहीं हो सकता कि ए कॉमा बी आ जाए बी कॉमा ए ना आए, फिर वो सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। तो ऐसे ही इन सारे बॉक्सेस में दो दो चॉइसेस होंगी, या तो दोनों आएंगे ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, या फिर नहीं आएंगे दोनों। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आए और एक ना आए। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो जाएंगे बताओ। ये हो जाएगा 2 की पावर n, और इंटू में यहां हो जाएगा 2 की पावर, दो चॉइसेस है ना सब में, n² - n/2। ये दोनों पावर जोड़ोगे तो ये 2 की पावर n इंटू n+1/2 आ जाएगा। तो 2 की पावर n इंटू n+1/2 जो है टोटल सिमेट्रिक रिलेशंस होंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब ऐसे ही आगे वाले पे चलते हैं, असिमेट्रिक वाले में। असिमेट्रिक वाले की कंडीशन क्या है कि अगर ए कॉमा बी है ना, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए, बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए, है ना। अब अगर मैं डायगोनल वाले एलिमेंट की बात करूं तो डायगोनल वाले एलिमेंट के साथ ये है कि अगर एक ए कॉमा ए आ गया, है ना, मतलब अगर मान लो आपने कह दिया कि भाई कोई भी ए आई कॉमा ए आई अगर आ गया तो ए कॉमा बी जो है वो भी ए आई कॉमा ए आई है, और बी कॉमा ए करोगे तो वो भी ए आई कॉमा ए आई ही बनेगा। तो जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो नहीं आने चाहिए आर में। क्यों? क्योंकि डायगोनल वाले में ए बी बी ए सेम होता है ना। तो अगर ए बी आ गया तो बी ए भी आ जाएगा, जबकि एंटी सिमेट्रिक असिमेट्रिक वाला रिलेशन कहता है, ये क्या कर दिया मैंने, असिमेट्रिक काउंट कर रहा हूं क्या मैं, हाँ ठीक है। असिमेट्रिक वाला रिलेशन कहता है कि अगर ए कॉमा बी आ गया तो बी कॉमा ए नहीं आना चाहिए। मेरी बात फिर से सुनना, जो डायगोनल वाले हैं उसमें तो दोनों एंट्री बराबर होती है ना। तो अगर एक को आपने ए कॉमा बी कह दिया तो उल्टा करोगे तो फिर से वही रह जाएगा। तो अगर डायगोनल वाले एलिमेंट आ गए तो ए कॉमा बी आ गया तो बी कॉमा ए भी वही है तो वो भी आ जाएगा, जबकि ये मना कर रहा है बी कॉमा ए को आने से अगर ए कॉमा बी है तो। मतलब डायगोनल वालों के पास एक ही चॉइस है कि वो ना आए, इनके पास एक ही चॉइस है कि वो ना आए, कोई भी डायगोनल एलिमेंट नहीं आना चाहिए जब भी आप काउंट कर रहे हो क्या, असिमेट्रिक रिलेशन। एंड नाउ व्हाट अबाउट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में आप ए कॉमा बी ले लो अगर, तो बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए। तो एक चॉइस तो ये बन गई। ऐसे ही हो सकता है ए कॉमा बी ना हो और बी कॉमा ए हो, इसमें भी इसको कोई एतराज नहीं है। हो सकता है दोनों ही ना हो, ना तो ए कॉमा बी हो न ही बी कॉमा ए हो, ना तो ए कॉमा बी हो और न ही बी कॉमा ए हो, तीसरी चॉइस बन सकती है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों आ जाएं, वो असिमेट्रिक मना कर देगा। तो मतलब इसके पास तीन चॉइसेस हैं। असिमेट्रिक के लिए जो बड़े वाले बॉक्सेस हैं उनमें कितनी चॉइसेस आ गई, तीन चॉइसेस आ गई, ठीक है ना।
अरे भाई, 2 × 2 × 2 n बार, ये कितने बॉक्सेस हैं टोटल? n बॉक्सेस। तो दो दो चॉइसेस हैं, तो 2 × 2 × 2 n टाइम्स क्या हो गया? 2 की पावर n। यार मैं इतना खड़ूस नहीं हूँ, इतना नहीं गुस्सा करता, लेकिन तुम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है यार कि फिर क्या लेवल है तुम्हारा, है ना? वही वही छोटी छोटी चीजें फिर से बतानी पड़ती हैं जब। अब तुम ये भूल गए कि ये n बॉक्सेस थे, हर बॉक्स के लिए दो दो चॉइसेस थी, और क्या नाम है, तो 2 × 2 × 2 करके n बार किया तो 2 की पावर n आ गया। यहाँ हर एक के पास दो दो चॉइसेस थी, लेकिन टोटल डब्बे कितने थे? ये डब्बे थे n² - n/2 डब्बे, है ना? तो यहाँ पे 2 × 2 × 2 करके n² - n/2 हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये कितना बन जाएगा? नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन। यहां तो एक ही चॉइस है, तो 1 की पावर n, है ना? n बॉक्सेस है ना, ये टोटल n बॉक्सेस, तो 1 × 1 × 1, है ना? और ये वाले टोटल कितने बॉक्सेस हैं? n² - n/2 बॉक्सेस बड़े वाले, हर एक के पास कितनी चॉइस है? तीन तीन, तो 3 की पावर n² - n/2। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर n × n - 1/2। तो नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन होते हैं 3 की पावर n × n - 1/2। ठीक है, क्लियर है? बोलो। अरे कभी कभी टीचर्स की डांट भी खा लेनी चाहिए यार, पुण्य मिलता है बहुत। ठीक है, जिसको ये प्रूफ नहीं समझ में आ रहा है वो दो काम कर सकता है। एक काम की दोबारा से ये वाला हिस्सा पढ़ लेगा, दूसरा काम जस्ट फॉर्मूले एक किनारे पे लिख लो, अपना काम बन गया, हमारा आईआईटी में एडमिशन हो गया, बस ऐसे समझो। हमारा मेन मकसद क्या है? मकसद नहीं भूलने का भाईजान, क्या मकसद है? हमको आईआईटी में एडमिशन लेना है। वो एक जोक है ना, कोई एक जाकिर खान के जैसा एक और है बंदा, उसका एक है ना, ट्रेन में सफर कर रहा था वाला, मकसद नहीं भूलने का। नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। एंटी सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होती है? ये भाई कहता है कि अगर a कॉमा बी आर में है ना, और b कॉमा ए भी आ गया पीछे पीछे, तो ये तभी पॉसिबल है कि जब a और b बराबर हो जाए। कहने का मतलब a कॉमा बी कॉमा ए जो है एक ही शर्त पे आ सकते हैं आर में, क्या? जब a और b बराबर हो। ठीक है ना? जब a और b क्या हो? बराबर हो। तो इसमें कौन से वाले एलिमेंट, मतलब बहुत ध्यान सुनना ये वाली बात, कौन से वाले एलिमेंट नहीं आएंगे, कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं होगी? ठीक है ना? हाँ सही कह रहे हो यार, क्वेश्चन पूछो, ऐसा नहीं है, पूछो पूछो, क्यों नहीं पूछोगे? क्वेश्चन पूछोगे तभी तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो मैं क्या पढ़ाऊंगा ऐसे आगे? रिकॉर्डिंग थोड़ी कर रहा हूँ। क्वेश्चन पूछने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन इन टॉपिक्स पे ज़्यादा वो मत करो रिसर्च, बस इस टॉपिक पे, क्योंकि हम फिर इसी में लगे रह जाएंगे ना, समझ रहे हो? अच्छा, जो कि हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपकी भी और मेरी भी। बाकी ग्रुप थ्योरी में डूब के पूछो, अथाह समुंदर है वो, कोई टेंशन नहीं है, करा लेंगे सिलेबस हम। जहाँ डूबना है वहाँ डूबो, यहाँ तो बस तैर के निकल जाना है, यहाँ स्नान नहीं करना। ठीक है? हाँ, बड़े डब्बे वाले नहीं आएंगे। देखो, ए कॉमा बी आर में है, और अगर बी कॉमा ए आर में है तो ए बराबर बी होना चाहिए। तो यहां पे जो कंडीशन है ना, ये पॉसिबिलिटी बनेगी ये भी ना हो और ये भी ना हो, है ना? या तो ये हो जाए, एक चॉइस तो ये बन गई कि दोनों ही ना हो। दिक्कत तब है जब दोनों हैं, बाकी कुछ भी हो सकता है, मतलब हो सकता है ए कॉमा बी आर में हो,
बी कॉमा ए आर में ना हो, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। हो सकता है कि ए कॉमा बी आर में ना हो और जो है बी कॉमा ए आर में हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं भाई को। उसको दिक्कत केवल तब है जब ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों आ गए, क्योंकि उस केस में फिर ए और बी बराबर होने पड़ेंगे। और जो आपके ऑफ डायगनल एलिमेंट होते हैं, बिना डायगनल वाले, नॉन डायगनल वाले, उनमें कभी ए और बी बराबर नहीं होता। वहां ए वन ए टू है तो ए टू ए वन है, ए थ्री ए फोर है तो ए फोर ए थ्री है, तो ए थ्री ए फोर बराबर उसमें नहीं होते हैं ऑफ डायगनल पे। तो इसका मतलब ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों नहीं ले सकते हम। क्यों? क्योंकि अगर दोनों लेते तो ए और बी को बराबर होना पड़ता, बट ऑफ डायगनल वालों के लिए जो आपने डब्बे बड़े वाले बनाए हैं उनमें ए और बी बराबर नहीं होते हैं। तो यहां पे बस तीन ही चॉइसेस आएंगी, इन डब्बों में तीन चॉइसेस होंगी। क्या दोनों ना आए या फिर एक आए दूसरा ना आए? इनके बारे में बताना जरा। इनकी मर्जी है, ये आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर ये आ गए तब भी कोई नुकसान नहीं है। कैसे नुकसान नहीं है? क्योंकि यहां तो ऑलरेडी ए और बी बराबर होते हैं। तो ए बी बी ए दोनों आ गए तो ए और बी इसमें बराबर भी तो हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ए वन होता है, इसमें ए टू होता है, इसमें ए एन होता है। तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इनकी मर्जी है, ये आए ना आए। ऐसे कोई गाना भी है ऐसे ही ना, नुसरत फतेह अली खान का, मर्जी है उनकी, वो आए ना आए, है ना। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस? नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस बता दो फटाफट। तो टू की पावर एन यहां से आ गया, टू इंटू टू एन टाइम्स, ये एन बॉक्सेस है ना, याद है एन बॉक्सेस। और ये वाले कितने बॉक्सेस हैं? ये एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू बॉक्सेस हैं। हर एक बॉक्स में कितनी चॉइसेस हैं? तीन तीन। तो ये रहेगा थ्री की पावर एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। ठीक है, आई बात समझ में? ट्रांजिटिव रिलेशन काउंट करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इक्वलेंस रिलेशन काउंट करने का होता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, आई बात समझ में? बोलिए। बहुत बहुत आप लोगों का आभार इतनी देर तक रुके रहने के लिए। और काउंटिंग ऑफ रिलेशन तो हमने कर लिया, काउंटिंग ऑफ फंक्शन हम आज नहीं कर पाए इसी कारणवश, तो कल करेंगे, ठीक है ना। तो हमने काउंटिंग ऑफ क्या किया हमने? बस काउंटिंग ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। गुड नाइट। आज तो खाना ठंडा हो गया, ओह। चलो चलो, अब फिर से गर्म करके खाना पड़ेगा, कोई नहीं। ये सारी तपस्या का परिणाम आपको मिलेगा, भगवान आपको आईआईटी में पहुंचाएंगे। अभी खाना बना ही नहीं है, मेरा भी कहाँ बना होगा, अभी घर जाऊंगा तब खाऊंगा, कि अभी कौन सा 10-11 बजे तक खाते हैं लोग यहाँ। चलो बेटा, मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल क्या मतलब, अब तो इस वीक नहीं होगी आई थिंक क्लास, है ना। हाँ, अब नहीं होगी, होगी अभी तो होगी, 18 के बाद से नहीं है, अभी तो है, 18 के बाद से नहीं है। ठीक है, कल मिलते हैं, चलिए। ओके, गुड नाइट। हाँ हाँ, कल है क्लास, कल है।